हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग रिवाइज करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का टॉपिक। एंड ये जो टॉपिक है काफी बढ़िया टॉपिक है, काफी छोटा सा बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। एंड आपके एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स का ये पूछा जाता है, तो बिल्कुल भी इसको आपने स्किप करके नहीं जाना। आपने क्या करना है, आपने बस मेरी इस रिवीजन वीडियो को ध्यान से सुनना है, उसके बाद जाकर सारे के सारे क्वेश्चन निपटा देने हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपने। लेट स्टार्ट करते हैं। आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबसे पहले मुझे बताओ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर कौन सी वाली इनकम आपकी जाती है। कोई भी ऐसी इनकम जो कि पहले के 4 हेड में नहीं आती, यानी कि ऐसी इनकम जो कि ना ही सैलरी में जाती है, ना ही हाउस प्रॉपर्टी में जाती है, ना ही पीजीबीपी के अंदर जाती है, ना ही कैपिटल गेन के अंदर जाती है, वो जाती है हमारी अदर सोर्स हेड के अंदर, अगर उस पर टैक्स लगना है तो। राइट, तो कोई ऐसी इनकम जो कि पहले के 4 हेड में नहीं आई लेकिन एग्जेम्प्ट भी नहीं है, तो वो चली जाएगी हमारी अदर सोर्स के हेड के अंदर। इसको बोला जाता है द रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। अब कौन कौन सी इनकम यहां पर आती है, नीचे मैंने कुछ यहां पर एग्जांपल दे रखे हैं, अभी इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आओ तो एक बार एग्जांपल को जल्दी से रीड करते हैं। जो डिविडेंड की इनकम होती है वो यहां पर आपकी आ जाएगी, अदर सोर्स के अंदर जाएगी। इसके अलावा मान लो आपको आपके पास म्यूचुअल फंड पड़े थे या यूनिट्स ऑफ यूटीआई थी, इस पे आपको डिविडेंड की इनकम हो रही है, वो भी यहीं पर आ जाएगी आपकी। इसके अलावा मान लो कुछ विनिंग्स की इनकम होगी आपकी, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, वो वाली इनकम होगी, वो भी यहीं पर आएगी अदर सोर्स के अंदर। इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम आपको हुई है, वो भी यहीं पर जाएगी, क्योंकि पहले के 4 हेड में नहीं जाती। इसके अलावा मान लो आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी या फिर फर्नीचर किसी को रेंट पर दिया, अब आपको रेंट मिलता है। देखो, बिल्डिंग रेंट पर देते तो वो तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाता है, उसकी बात नहीं कर रहे। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर को रेंट पर देने की। वो रेंट पे दिया तो अगर आपका मेन बिजनेस नहीं है, मेन बिजनेस है तो पीजीबीपी के अंदर जाएगा, मेन बिजनेस नहीं है तो ये चला जाएगा अदर सोर्स हेड के अंदर। ठीक है जी। उसके अलावा देखो, सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वाला पॉइंट। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने एक हमारा चार्जिंग सेक्शन देखा था, वो सिंपल सी बात करता था कि एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड असेसी उसका ओनर होना चाहिए। तो जो रेंट मिलता है तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाता है। लेकिन अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी किसी से ले ली पहले रेंट पर, फिर आपने उसको सबलेट कर दिया, तो सबलेट करने पर जो रेंट मिल रहा है आपको, आपको जो रेंट मिलेगा वो अदर सोर्स के अंदर जाएगा। इसका रीजन ये है कि जब आप सबलेट करते हो तो सबलेट करने के बाद जो हाउस प्रॉपर्टी के ओनर आप नहीं होते। यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। ओनर होते तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाता, ओनर नहीं है तो अदर सोर्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा और देखो, अमाउंट रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप और कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो, जो यूलिप होता है, यूलिप का जो पैसा मिलता है वो जाता है कैपिटल गेन हेड के अंदर। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा मिलता है वो जाता है पीजीबीपी हेड के अंदर, अगर बिजनेस को मिला तो। अगर कीमैन को खुद मिल गया तो सैलरी हेड के अंदर जाता है, अगर मान लो उसकी फैमिली को मिलता है तो अदर सोर्स के अंदर जाता है। तो यहां पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, यहां पर हम बात कर रहे हैं कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप और कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। राइट, तो ये पॉइंट बाद में हमारा आएगा, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफी बढ़िया पॉइंट है वाला। इसके अलावा देखो, आपको मान लो आपको कुछ आपका कैपिटल एसेट किसी ने कंपलसरी आपसे छीन लिया, गवर्नमेंट ने छीन लिया, एंड आपको कुछ कॉम्पेंसेशन दी, एंड कॉम्पेंसेशन देने में लेट हो गई। मान लो लेट कॉम्पेंसेशन मिली या फिर एनहेंस्ड कॉम्पेंसेशन आपको मिली, तो गवर्नमेंट अगर आपको लेट देती है कॉम्पेंसेशन तो कुछ इंटरेस्ट भी देगी। वो जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जाएगा। देखो, सिंपल सी बात है, जो कॉम्पेंसेशन आपको मिलती है वो तो जाती है हमारी कैपिटल गेन हेड के अंदर, लेकिन जो इंटरेस्ट है ये तो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर। ठीक है जी। उसके अलावा देखो, कोई एडवांस मनी आपने फॉरफिट किया ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, ये डेट है मोदी जी वाली डेट, आपको याद रखनी है कि मोदी जी के आने से पहले आप एडवांस मनी जो फॉरफिट करते थे वो सेल के टाइम पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करते थे। लेकिन जो उसके बाद गए, मोदी जी के आने के बाद 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद का, ये जो आपका एडवांस मनी है जिस साल में फॉरफिट किया उस साल के अदर सोर्स की इनकम बन जाती है। इसके अलावा रॉयल्टी की इनकम यहां पर आ जाती है। डायरेक्टर को आपने मीटिंग अटेंड करने के लिए सिटिंग फी पे करी, वो भी यहां पर आ जाएगी, उसके हाथ में अदर सोर्स के अंदर जाएगी। इसके अलावा मान लो फैमिली पेंशन, ये पॉइंट भी बाद में आएगा, डिटेल में देखेंगे इसको। फैमिली पेंशन में आपको कुछ पैसा मिलता है, वो भी यहां पर आएगा। इसके अलावा मान लो एमपी एमएलए एमएलसी जो पॉलिटिशियन होते हैं उसको सैलरी मिलती है, वो भी यहां पर आ जाएगी, उसके हाथ में अदर सोर्स के अंदर जाएगी। इसके अलावा गिफ्ट आपको मिलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, गिफ्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे, वो भी यहां पर आ जाएगा। एज वेल एज कोई भी ऐसी इनकम जो कि पहले के 4 हेड में नहीं आती लेकिन टैक्सेबल तो है, वो यहां पर आ जाएगी आपकी अदर सोर्स हेड के अंदर। राइट, ये कुछ एग्जांपल थे हमारे। अब आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट देखते हैं हम, डिविडेंड की इनकम वाला। सर, डिविडेंड की इनकम कैसे टैक्सेबल करी जाती है। सबसे पहली बात, डिविडेंड होता क्या है। देखो, आप एक असेसी हो, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, देन यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी, यू आर अ पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी। तो जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसका शेयर आपको बांटेगी, तो जो शेयर आपको मिलेगा वो डिविडेंड कहलाता है। उस डिविडेंड को आपके हाथ में इनकम माना जाता है। तो वो जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो आपके हाथ में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल किया जाएगा। अब तो एक चीज समझना
कि जो डिविडेंड होता है चाहे किसी भी कंपनी से मिले, चाहे लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, किसी भी तरह की कंपनी हो, डजंट मैटर, आपके हाथ में अदर सोर्स हेड के अंदर ही टैक्सेबल किया जाएगा, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल किया जाता है। राइट। अब डिविडेंड जो होता है दो तरीके का हो सकता है, या तो होगा एक्चुअल डिविडेंड, मींस कंपनी ने एक्चुअल में प्रॉफिट कमाकर प्रॉफिट को आपको डिवाइड कर दिया, उसको बोला जाता है एक्चुअल डिविडेंड। एक होता है डीम्ड डिविडेंड, जहां पर एक्चुअल में डिविडेंड नहीं पे किया जा रहा, लेकिन उसकी जगह पर कोई और चीज आपको दे दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने अपने ही एसेट उठाकर आपको दे दिए, उसको आप डिविडेंड ही बोलोगे, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर हम उसको डीम्ड डिविडेंड मानकर आपके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिविडेंड को टैक्सेबल करते हैं। पहले इसकी बात करते हैं आज जो एक्चुअल डिविडेंड की। अब एक्चुअल डिविडेंड भी दो तरीके का हो सकता है, या तो होगा फाइनल डिविडेंड या फिर होता है इंटरिम डिविडेंड। अब दोनों में फर्क क्या है, जरा यहां से समझो मेरे साथ। देखो, फाइनल डिविडेंड क्या होता है? फाइनल डिविडेंड मतलब कि ऐसा डिविडेंड जो कि साल खत्म होने के बाद दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक साल है 24-25, ये वाला प्रीवियस ईयर, इस प्रीवियस ईयर में कंपनी ने अच्छा खासा बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया, सब कुछ किया। जब पूरे साल उसने बिजनेस करा, प्रॉफिट कमाया, उसके बाद अगले साल वो रखती है एक एनुअल जनरल मीटिंग, एंड उस एनुअल जनरल मीटिंग में वो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करती है। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है यहां पर, ठीक है जी। अब डिक्लेयर करने के बाद कुछ दिन बाद वो पे कर देगी। अगर मान लो इसी साल के अंदर पे कर दिया तो ठीक है जी, अच्छी बात है, इस साल के अंदर टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन अगर मान लो अगले साल जाकर पे किया, इस वाले साल में जाकर उसने फाइनली पे किया, तो सवाल आता है कि कौन से साल में इसको हम टैक्सेबल करेंगे, 26-27 में करें या फिर इस वाले साल के अंदर करें। द आंसर इज फाइनल डिविडेंड जो होता है वो डिक्लेरेशन बेस पर चलता है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो हमने इसी साल पे कर दिया या हमने अगले साल पे किया, वी डोंट केयर अबाउट दैट। हमें देखना है कि डिक्लेयर कौन से साल में किया था। तो फाइनल डिविडेंड जो होता है वो टैक्सेबल किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन। जिस साल में डिक्लेयर हो गया उस साल में टैक्सेबल कर दो, पे चाहे उसी साल करो चाहे अगले साल करो, डजंट मैटर। दूसरी चीज होती है इंटरिम डिविडेंड, यानी कि ऐसा डिविडेंड जो कि साल के बीच में ही पे कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कंपनी 24-25 वाले साल के अंदर प्रॉफिट कमा रही है, एंड कमाते कमाते एक क्वार्टर गुजर गया, उसने सोचा कंपनी ने अच्छा काम किया, चलो एक क्वार्टर खत्म होने के बाद कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर देते हैं। इसको बोला जाता है साल के बीच वाला डिविडेंड, यानी कि इंटरिम डिविडेंड। इसको बोला जाता है इंटरिम। तो मान लो कंपनी ने यहां पर इंटरिम डिविडेंड 24-25 में उसने मान लो डिक्लेयर कर दिया, ठीक है जी, इस दिन डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अभी पे नहीं करा। पे उसने करा है अगले साल जाकर, मान लो यहां पर कोई डेट आई, यहां पर उसने पे करा, तो कौन से साल में टैक्सेबल करें? देखो, इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो टैक्सेबल किया जाता है ऑन पेमेंट बेसिस। हमारी गवर्नमेंट को इस इंटरिम डिविडेंड पर भरोसा नहीं होता, वो कहती है कि जब कंपनी इंटरिम डिविडेंड पे करेगी उस साल के अंदर ही टैक्सेबल करेंगे। राइट। तो इंटरिम डिविडेंड का ध्यान रखना है कि इंटरिम डिविडेंड जिस साल में मिलेगा उस साल में ही टैक्सेबल करना है। अगर मान लो आपको इसी साल में मिल जाता, पुराने वाले साल में यहीं पर मिल जाता, तो इसी साल में टैक्सेबल करते। अब हमें मिला है हमारे वाले साल में, तो टैक्सेबल 25-26 में करना है। अगर मान लो इस साल में दोबारा डिक्लेयर किया होता एंड अगले साल में दोबारा और पे किया होता, तो फिर ये वाला भी हमारा अगले साल में ही टैक्सेबल किया जाता है 26-27 के अंदर। राइट। आई होप ये सारा क्लियर है। अच्छा, एक चीज, क्या ये जो डिविडेंड की इनकम हमें होती है, क्या इसके अगेंस्ट हमें किसी एक्सपेंस की रिडक्शन मिलेगी? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, नहीं मिलेगी। सिर्फ एक ही एक्सपेंस की रिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट की। अगर आपने कहीं से पहले लोन लिया, लोन लेकर उस कंपनी के शेयर आपने परचेस करे, फिर उसके बाद आपको कुछ डिविडेंड मिल रहा है, तो जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो इनकम बनाओ, एंड जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उस लोन पर जो कि आपने लिया था उन शेयर्स को परचेस करने के लिए, वो वाला इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो सिर्फ, और कुछ माइनस नहीं कर सकते। ध्यान रखना, वो वाला इंटरेस्ट भी आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% तक ही माइनस कर सकते हो। राइट। यहां पर एक एग्जांपल कर रखा है मैंने, एक बार आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो आपको करा देते हैं। जैसे मान लो मैंने 10 लाख का लोन लिया था, 10 लाख का लोन लेकर मैंने शेयर्स खरीदे। अब मुझे 4 लाख का मुझे डिविडेंड मिल रहा है। 10 लाख का लोन लिया था मैंने 12% के रेट पर, तो मैं 1,20,000 का मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। तो मेरा जितना भी डिविडेंड है उसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस तो करूंगा, लेकिन मैक्सिमम 20% करूंगा। पूरा 1,20,000 नहीं कर सकता, मुझे मैक्सिमम 80,000 तक ही अलाउ किया जाएगा। दैट इज अ 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। ठीक है जी। अब देखो जरा सा, डीम्ड डिविडेंड क्या होता है? एक्चुअल डिविडेंड की बात तो हमने कर ली, अब देखते हैं कि आखिर डीम्ड डिविडेंड क्या होता है। डीम्ड डिविडेंड में हम लोग एक्चुअल में डिविडेंड पे नहीं कर रहे, बल्कि उसकी जगह कुछ और चीज पे कर रहे हैं शेयर होल्डर को, ताकि उसके हाथ में टैक्स लायबिलिटी ना बने। ठीक है जी। यहां पर जो कंपनी है वो चीटिंग करना चाहती है, गवर्नमेंट ने यहां पर रूल बना दिया कि हम इसको डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। अब जरा समझो, डीम्ड डिविडेंड के केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 सेक्शन है जो कि आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा और कोई सेक्शन हमारा नहीं है। सेक्शन नंबर याद नहीं करना, लेकिन इसके अंदर लिखा क्या वो आपको याद होना चाहिए। यहां पर डीम्ड डिविडेंड का हमारा सेक्शन होता है सेक्शन नंबर
222 एंड ए से लेकर एफ तक हमने इसको पढ़ना होता है, 222 ए से लेकर एफ तक। सबसे पहले देखते हैं आज 222 ए। ये जो है 222 ए, ये वाला सेक्शन बात करता है कि अगर एक कंपनी है, कंपनी ने अपने ही शेयर होल्डर को अपनी ही कंपनी के कुछ एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इंस्टेड ऑफ डिविडेंड, तो ये जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं इसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो इस शेयर होल्डर के हाथ में बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। लेकिन ध्यान रखना, ये जो डीम्ड डिविडेंड बनेगा वो बनेगा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो बुक्स है, कंपनी की बुक्स कैसे बनती है जरा देखो। कंपनी की बुक्स में ये होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहां पर सारे के सारे एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं उनका टोटल यहां पर आ रहा है। यहां पर सारी की सारी लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज का टोटल यहां पर आ रहा है। यहां पर है शेयर कैपिटल, ठीक है जी। यहां पर है रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहां पर है कुछ मेरी अदर लायबिलिटीज। तो ये जितना भी मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस है ये होते हैं मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो हमारी कंपनी इससे ज्यादा डिविडेंड एक्चुअल वाला भी नहीं पे कर सकती, तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला जो तुम्हारा डीम्ड डिविडेंड बनेगा ना ये भी तुम्हारे इस रिजर्व्स एंड सरप्लस से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उससे ज्यादा नहीं हो सकते। एंड ध्यान रखना यहां पर एक लाइन आती है वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। इस लाइन का सी इंटर लेवल पर मीनिंग नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना अगर कैपिटलाइज कर दिया या नहीं किया डजंट मैटर, वो सारे का सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको लेना है। ठीक है जी। उसके बाद देखो 222B, ये वाला सेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वाला कहता है कि इस बारी कंपनी ने अपने एसेट नहीं बांटे बल्कि अपनी ही कंपनी के कुछ डिबेंचर या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट फ्री में दे दिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को, या फिर बोनस शेयर फ्री में दे दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो जरा समझो, यहां पर हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट एंड प्रेफरेंस वालों को दे रहे हैं बोनस शेयर। ये चीज फर्क है थोड़ा सा। यहां पर आप इक्विटी वालों को अगर बोनस देते हो ना, बोनस, तो उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती नहीं है। ये चीज आप पढ़ोगे अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट के अंदर कि अगर आप बोनस शेयर देते हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ फायदा नहीं होता उनको, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस वालों को बोनस दोगे उनको यहां पर फायदा हो जाएगा। तो जितने भी अमाउंट के हम डिबेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रहे हैं या प्रेफरेंस वालों को बोनस शेयर दे रहे हैं उतना अमाउंट बन जाएगा उनके हाथ में डीम्ड डिविडेंड। लेकिन ध्यान रखना मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये बनेगा। जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उससे ज्यादा डिविडेंड आपका डीम्ड डिविडेंड नहीं बन सकता आपके हाथ में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राइट, एक एग्जांपल देते हैं चलो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो डीम्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है मेरे पास 2 लाख, ठीक है जी, एंड मैंने डिबेंचर इशू कर दिया मान लो 2,50,000 के, 2,50,000 के। तो डीम्ड डिविडेंड मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख तक ही बन सकता है। जो एक्सेस 50,000 है दैट विल नॉट बी डीम्ड डिविडेंड। राइट, आई होप क्लियर है सारा। उसके बाद देखो सेक्शन 222C, ये सिमिलर सेक्शन है जो हमने पहले देखा। इस बारी कंपनी अपने एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है बट यहां पर लिक्विडेशन के टाइम पर ऐसा किया जा रहा है। तो कोई लिक्विडेटिंग कंपनी है, लिक्विडेशन के टाइम पर अपने एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, 222C के अंदर उसको डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, अगेन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ओनली। ठीक है जी। उसके बाद देखो ये वाला पॉइंट 222D, ये वाला पॉइंट कहते हैं कि आपने इस बारी ना ही कोई एसेट दिए, ना ही कोई आपने डिबेंचर दिए, डिपॉजिट सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं दिया। इस बारी आपने क्या किया, आपने शेयर कैपिटल ही रिड्यूस करके दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पहले कंपनी ने जब शेयर इशू करे थे उसने इशू करे थे फेस वैल्यू 100 रुपीज के। अब उसने क्या किया, उसने इसको रिड्यूस करके 40 रुपीज कर दिया फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, एंड जो 60 रुपीज था वो शेयर होल्डर को रिटर्न कर दिया कि भाई तुम वापस रखो अपना पैसा। इसको बोला जाता है पेमेंट बाय रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या ये भी हमारा डीम्ड डिविडेंड बनेगा? द आंसर इज यस बनेगा। टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से भी बनेगा। ठीक है जी। अगर हमारे वाले एग्जांपल में मान लो 10,000 शेयर्स होते तो 10,000 इंटू 60 यानी कि 6 लाख रुपए ये हमारे हाथ में बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। आई होप क्लियर है। उसके बाद देखो 222E, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। जो अभी तक हमने देखे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है जरा देखो, सेक्शन 222E, सबसे पहली बात, ये वाला जो सेक्शन है डीम्ड डिविडेंड का, ये अप्लाई करता है ओनली एंड ओनली ऑन अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी जो कि या तो प्राइवेट कंपनी है या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। बेसिकली इसके अंदर पब्लिक का पैसा नहीं लगा होना चाहिए। कोई ऐसी कंपनी जिसके अंदर पब्लिक का पैसा लगा है उसको बोला जाता है अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड। ये क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब है अ कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड, यानी कि ऐसा कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी है या अनलिस्टेड वाली पब्लिक कंपनी है उसको बोला जाता है क्लोजली हेल्ड कंपनी। अब जरा समझो यहां पर इस वाले डायग्राम से ये जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, अगर ये अपने ही किसी शेयर होल्डर को कुछ लोन या फिर एडवांस देती है, कोई ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 10% और मोर शेयर है इस वाली कंपनी के अंदर, जरा समझो कोई शेयर होल्डर है जिसके पास इस वाली कंपनी के अंदर, क्लोजली हेल्ड कंपनी के अंदर 10% और मोर वोटिंग शेयर है, इसको जो लोन एडवांस दिया जा रहा है ना, जरूरी नहीं कि वापस करेगा।
हो सकता है कि उसको लोन इसलिए दिया जा रहा है कि आगे चलकर उसको डिविडेंड ना देना पड़े। तो ये जो अमाउंट दिया जा रहा है लोन एडवांस का, जरूरी नहीं है कि वापस करेगा, तो इसको मान लिया जाएगा डीम डिविडेंड इस वाले पर्सन के हाथ में। मिस्टर ए जो है, जो कि 10% और मोर होल्ड करता है, इसके हाथ में डीम डिविडेंड बन जाएगा। वैसे सिमिलरली एक चीज और आती है, मान लो कोई अदर कंसर्न है या फिर कोई एंटिटी है जिसके अंदर इस वाले पर्सन का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और उसको लोन दिया जा रहा है, तो वो जो लोन दिया जा रहा है वो भी डीम डिविडेंड बन जाएगा इसी वाले पर्सन के हाथ में। ठीक है जी, ये दो पॉइंट है जो कि हमारे प्रोविजन के अंदर लिखे हैं। देखो जरा ध्यान से, क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन दे रही है, एडवांस दे रही है किसी ऐसे शेयर होल्डर को जिसके पास 10% और मोर वोटिंग शेयर है, या फिर कोई ऐसी कंसर्न या एंटिटी जिसके अंदर उसी वाले पर्सन का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% और मोर वोटिंग शेयर होना चाहिए। तो वो जो लोन एडवांस है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो उसके हाथ में बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। राइट, आई होप ये सारा क्लियर है। एक चीज और यहां पर आती है कि अगर मान लो कि इसी वाली कंपनी ने किसी थर्ड पर्सन को लोन दे दिया, लेकिन ये जो लोन एडवांस दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्सन और फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस पर्सन ओनली, जिसके पास 10% और वोटिंग शेयर था, उसके बिहाफ पर या उसके बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है। तो ये जो लोन एडवांस दिया जा रहा है ये भी डीम डिविडेंड माना जाएगा इसी वाले पर्सन के हाथ में। इसका लॉजिक क्या, जरा सोचो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो मिस्टर ए है जिसके पास 10% और मोर वोटिंग शेयर है, इसने हो सकता है कि पहले कभी इससे लोन लिया हो, अब ये लोन चुका ना पा रहा हो, तो इसने अपनी कंपनी को बोला, क्लोजली हेल्ड कंपनी को, कि तुम इसको लोन दे दो। अब फ्यूचर में वो रीपे करे ना करे डजंट मैटर, लेकिन इसने जब लोन दिया तो इसको फायदा हो गया ना, इसको बोला जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस पर्सन। ठीक है जी, कोई भी चीज हो सकती है, अगर इसके बेनिफिट के लिए तो इसके हाथ में ही डीम डिविडेंड मान ली जाएगी। अच्छा, एक चीज और समझना, आगे चलकर मान लो जैसे इसने अगर इसको लोन दिया, मान लो आगे चलकर मान लो उसने सब्सिक्वेंटली लोन की रीपेमेंट कर दी, जैसे मान लो एक दिन लोन लिया, 4-5 दिन बाद उसको रीपे कर दिया, तो क्या स्टिल उसके हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, माना जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लो जो लोन एडवांस दिया जा रहा है, क्या अगर वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है, जो बाकी किसी थर्ड पर्सन को हम देते उसको भी हम इसी रेट पर देते, एंड जो अपने पर्सन को हम दे रहे हैं इसको भी मार्केट रेट पर दे रहे हैं, क्या स्टिल माना जाएगा हमारा डीम डिविडेंड? द आंसर इज यस, स्टिल माना जाएगा। इट डजंट मैटर कि आप उसको मार्केट रेट पे दे रहे हो या फिर कोई बेटर रेट पर दे रहे हो, डजंट मैटर, मार्केट रेट, कंसेशन रेट, डजंट मैटर, कोई भी रेट हो। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, अगर मान लो ये जो लोन एडवांस दिया जा रहा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस दिया जा रहा है, जैसे ये जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, अगर मान लो कि ये मनी लेंडिंग बिजनेस में है, तो मुझे एक बात बताओ, मनी लेंडिंग बिजनेस में है तो इसका तो मेन बिजनेस ही मनी लेंडिंग का है, मेन बिजनेस मनी लेंडिंग का। अगर ये लोन एडवांस दे रही है तो ये तो उसके लिए सेल हो गई, एज अ सेल इसको दिखाएगी, अपना रेवेन्यू बताएगी इसको। तो क्या यहां पर भी हमें डीम डिविडेंड बनाना है? द आंसर इज नो, नहीं बनाना। अगर आप उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रहे हो तो दैट इज नॉट अ डीम डिविडेंड। एक चीज और, एक होती है हमारा ट्रेड एडवांस। ये क्या होता है सर? देखो, ट्रेड एडवांस क्या होता है, जैसे ये कंपनी है और ये है, अब मान लो मनी लेंडिंग बिजनेस नहीं, कोई नॉर्मल बिजनेस करती है मान लो, तो मान लो कि इसने कुछ यहां पर सेल करी, एंड सेल इसने करी है ऑन क्रेडिट बेसिस, तो मुझे बताओ ये मिस्टर ए कौन बन गया? मिस्टर ए जो है ये बन गया हमारा डेटर, तो इसको भी बोला जाता है ट्रेड एडवांस। जो आगे चलकर अभी डेटर ने पेमेंट नहीं करी, वो 2-3 महीने बाद पेमेंट करेगा, तो ये जो पेमेंट नहीं करेगा, डेटर बन गया, इसको भी तो, ये भी तो एक तरह का एडवांस है ना, इसको बोला जाता है ट्रेड एडवांस। क्या ये जो ट्रेड एडवांस दिया जा रहा है इसको, क्या ये इसके हाथ में डीम डिविडेंड बनाया जाएगा? द आंसर इज नो, नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ही आता है। ठीक है जी, एक चीज का और ध्यान रखना, एक हमारा स्पेशल पॉइंट यहां पर आता है, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, ये स्पेशल पॉइंट है हमारा। एक एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो, इसको मिटा लेते हैं एक सेकंड, हाँ, जैसे मान लो कि पहले एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्लोजली हेल्ड कंपनी ने इस पर्सन को पहले कुछ लोन दिया। ठीक है जी, जब लोन दिया पहले, तो पहले इसके हाथ में एक बार डीम डिविडेंड बन चुका है। ठीक है जी, क्लियर है? इसको पहले एक बार ये लोन दिया तो एक बार इसके हाथ में डीम डिविडेंड वो बन चुका है। अब फ्यूचर में जाकर मान लो इसने एक्चुअल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, एक्चुअल डिविडेंड। अब ये जो एक्चुअल डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया, कंपनी ने बोला कि आपने हमसे पहले से लोन ले रखा है, अब आप एक काम करो, हम आपको जो डिविडेंड आपको देना था एंड आपने जो हमें लोन का पैसा रिटर्न करना था, दोनों को आपस में सेट ऑफ कर दो ना। यानी कि अब मैंने आपको पैसा देना है एज अ डिविडेंड एंड आपने मुझे लोन रिटर्न करना है, आप एक काम करो, दोनों को कैंसिल आउट कर दो, दोनों को सेट ऑफ कर दो। तो यहां पर एक क्लैरिफिकेशन आई, जरा समझो। इन्होंने बोला कि अगर पहले अर्लियर आपने जो लोन लिया था कंपनी से, वो आपके हाथ में डीम डिविडेंड बन गया था 222A के अंदर, अब लेटर ऑन जाकर आपका एक्चुअल डिविडेंड डिक्लेयर हो गया एंड वो सेट ऑफ हो गया एग्जिस्टिंग लोन से, तो क्या उसको दोबारा से टैक्सेबल करना है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, दोबारा से टैक्सेबल मत करना, क्योंकि वो अमाउंट ऑलरेडी आपका एज अ लोन आपके हाथ में टैक्सेबल हो चुका है। ठीक है जी, ये हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइड करने का एक प्रोविजन था, बढ़िया प्रोविजन है वाला, इसको ध्यान रखना है आपने।
इसके अलावा देखो एक पॉइंट हमारा आता है लास्ट वाला सेक्शन 222F। ये जो पॉइंट है ये हमारा लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया था, बिल्कुल ही नया नया पॉइंट है एंड हाई चांस है इसका क्वेश्चन आपका आने के। ये पॉइंट क्या कहता है जरा सुनो। ये पॉइंट कहता है कि जैसे मान लो कि आपने पहले किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करे थे, अब लेटर ऑन जाकर कंपनी चाहती है कि वो अपने ही शेयर्स आपसे वापस परचेस कर ले। लेट जरा समझो, पहले आपने किसी कंपनी के शेयर परचेस करे, अब कंपनी वापस आपसे आपसे अपने ही शेयर परचेस करना चाहती है, इसको बोला जाता है बाय बैक ऑफ शेयर्स। अब होता क्या है बाय बैक में, जरा समझो। चलो आपको यहां से समझाते हैं। जैसे ये पर्सन है और ये मान लो कंपनी है कोई, ठीक है जी। पहले इसने शेयर परचेस करे होंगे, अब इसको शेयर वापस रिटर्न करने पड़ेंगे, इसको बोला जाएगा बाय बैक, ठीक है जी। एंड रिटर्न में इसको यहां पर कुछ मिलेगी कंसिडरेशन, ठीक है जी, कंसिडरेशन। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पास जो शेयर्स थे क्या वो इसके हाथ में कैपिटल एसेट है? द आंसर इज यस, वो इसके हाथ में कैपिटल एसेट है जो किसके हाथ से जा रहे हैं। तो यहां पर इनकम टैक्स वालों ने क्लैरिफिकेशन निकाली, सॉरी एक नया रूल निकाला 222F के अंदर एक नया प्रोविजन डाला कि ये जो आपकी जितनी भी कंसिडरेशन है ये सारी की सारी आपकी चली जाएगी एज डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F। ये चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर, ठीक है जी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अदर सोर्स हेड के अंदर सारी की सारी कंसिडरेशन चली जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव से देखूं तो इसके हाथ से कोई कैपिटल एसेट जा रहा है, कोई कैपिटल एसेट जा रहा है, तो क्या यहां पर कैपिटल गेन नहीं आना चाहिए? कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन याद करो, ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल एसेट का, आपके पास कैपिटल एसेट है एंड उसका ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या कैपिटल एसेट नहीं आएगा, कैपिटल गेन नहीं आएगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस आएगा। तो कैसे निकालेंगे कैपिटल गेन? तो यहां पर इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि जब आप कैपिटल गेन निकालोगे तो अपनी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लोगे माइनस कर दोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लोगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में एक काम करो ना, यहां पर निल अमाउंट ले लो। निल क्यों? निल इसलिए क्योंकि जितनी भी कंसिडरेशन आपको मिली थी वो तो सारी की सारी ऑलरेडी आपकी डीम डिविडेंड बन गई ना अदर सोर्स हेड के अंदर। उसके बाद जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, मान लो 2 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, वो माइनस कर दो, तो 2 लाख रुपए का इन शॉर्ट बोलूं तो ये आएगा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये हमारा स्पेशल पॉइंट है। अच्छा एक चीज और है, देखो एक तो पॉइंट ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1 कि जितना भी कंसिडरेशन है सारा का सारा हमारा डीम डिविडेंड बनेगा 222F के अंदर। दूसरी चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है वो ये हो गया कि कैपिटल गेन हेड के अंदर ये चीज होने वाली है। तीसरी एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी खर्चा, एनी एक्सपेंस जो कि आपने इनकर किया है अपॉन बाय बैक, मान लो आपने कुछ लीगल खर्चा इनकर कर दिया, फिर कुछ कमीशन ब्रोकरेज आपने पे कर दी, प्रोसेसिंग फी पे कर दी, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस, तो वो वाला एक्सपेंस आपको करना है इग्नोर। कोई भी एक्सपेंस आपको यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा एज एन एक्सपेंस, ठीक है जी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 3 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली चीज, जितना भी आपको कंसिडरेशन मिलेगी सारा का सारा अमाउंट आपका अदर सोर्स हेड के अंदर जाएगा एज अ डीम्ड डिविडेंड। अब वो वाला जो शेयर था जो कि बायबैक हो गया, वो कैपिटल एसेट था, वो चला गया, तो एक काम करो कैपिटल गेन हेड के अंदर उसको हटा दो। हटाओगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निल है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे तो कैपिटल लॉस आएगा। तो इनकम टैक्स वाले सिंपल कहते हैं कि जितनी भी कॉस्ट थी उसको सीधा सीधा यहां पर कैपिटल लॉस बना दो, ठीक है जी, या शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। एंड कोई भी एक्सपेंस आपने इनकर किया था उस एक्सपेंस को आपने करना है इग्नोर। आओ एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी सारी। एग्जाम्पल देखो, ये मेरा एग्जाम्पल नहीं है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल है, तो बहुत बढ़िया हमारा इंस्टीट्यूट है महान, उसने काफी बढ़िया एग्जाम्पल यहां पर बनाकर दे रखा है। लेट आओ देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर, जस्ट सेकेंड। हाँ आओ देखो, सबसे पहले यहां पर लिखा है कि मान लो मैंने 2020 में 100 शेयर्स मैंने खरीदे थे, ठीक है जी, 100 शेयर खरीदे थे एट ₹40 पर शेयर मैंने खरीदे थे, यानी कि 4,000 रुपए के मैंने शेयर खरीदे थे, 100 शेयर ₹40 पर शेयर के रेट से। अब आगे चलकर मान लो, ये तो 2020 की बात हो गई, पुरानी बात है। अब मान लो करंट ईयर में नवंबर 2025 में कंपनी ने इस 100 शेयर में से 20 शेयर मेरे बायबैक कर लिए और ये करे हैं ₹60 पर शेयर के रेट से। तो यहां पर ये जितना भी पैसा मुझे मिलेगा 20 शेयर्स पर 20 इंटू 60 यानी कि 1200 रुपीज, वो सारा का सारा मेरा बन जाएगा डीम डिविडेंड, ठीक है जी। उसके अलावा और चीज देखो, इन्हीं 20 शेयर्स पर जो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी उसका क्या करेंगे, वो चली जाएगी मेरी कैपिटल गेन हेड के अंदर, कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट होगा। मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी निल, माइनस करूंगा कॉस्ट, यहां पर आएगा मेरा कैपिटल लॉस। तो 20 शेयर्स पर जो मेरा कैपिटल लॉस था वो चला जाएगा मेरा कैपिटल गेन हेड के अंदर एज अ लॉस। तो 20 इंटू 40 जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट थी, 40 इंटू 20, इस तरीके से आएगा मेरा कैपिटल लॉस, ये चले जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैपिटल गेन हेड के अंदर, ठीक है जी। अब मान लो मैंने जो मेरे 80 शेयर्स बचे थे
देखो 100 शेयर थे, 20 बायबैक हो गए, 80 बचे, उसमें से मैंने मान लो 50 शेयर और बेच दिए 70 रुपीज पर शेयर के रेट से, तो इस पे मुझे कैपिटल गेन आएगा। तो कैसे निकालेंगे? सर 50 शेयर बेचे हैं 70 के रेट से, तो आपको मिले होंगे 3500 रुपीज, माइनस कर दो इसके कॉस्ट, 50 इंटू 40 2000 रुपीज की कॉस्ट है, तो 1500 रुपए का आपका आएगा शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये 1500 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर आप लिख दो। राइट, तो एंड में कंक्लूजन देकर आना है कि ये जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है एंड जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था, ये दोनों आपस में सेट ऑफ भी तो हो जाएंगे। सेट ऑफ होने के बाद नेट मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 700 रुपए का। राइट, ये आईसीआई का एग्जाम्पल है, काफी बढ़िया एग्जाम्पल है, ये आपको समझकर जाना है। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर हमारा डीम्ड डिविडेंड का प्रोविजन नहीं लगाया जाता, जो हमने पढ़ा अभी सेक्शन 222 ए से लेकर एफ, कुछ केसेस में नहीं लगाया जाता। अब जरा कौन से केस है देखो। इन केस ऑफ डीमर्जर, देखो डीमर्जर के केस में क्या होता है कि जो न्यू कंपनी बनाई जाती है, रिजल्टिंग कंपनी, वो पुरानी वाली जो डीमर्ज्ड कंपनी होती है उसके शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देती है, तो क्या उनके हाथ में डीम डिविडेंड मान ले? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, इसलिए उनके हाथ में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा एज अ डीम डिविडेंड। दिस इज एन एक्सेप्शन। एंड दूसरी एक चीज कि 222 सी एंड डी, याद करो कौन से थे। 222 सी था मेरा लिक्विडेशन वाला एंड डी था मेरा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाला। वो वाले दोनों पॉइंट जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ इक्विटी वालों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है जी, ये था मेरा डीम डिविडेंड वाला पॉइंट। इसके बाद देखो एक पॉइंट यहां पर आता है, डिविडेंड और इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड। ये क्या है? देखो जरा ध्यान से, ये वाला पॉइंट कहता है कि अगर आपके पास किसी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है या फिर किसी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के आपके पास यूनिट्स हैं, तो जो इनकम आ रही है उसको भी आपने डिविडेंड की तरह ही ट्रीट करना है। एंड जो हमने पहले देखा कि आपको उसके अगेंस्ट सिर्फ इंटरेस्ट की ही डिडक्शन मिलती है, वही चीज यहां पर लग जाएगी, वो भी मैक्सिमम 20%। जो हमने पहले देखा सेम पॉइंट यहां पर आ जाएगा, मैक्सिमम 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम का ही आप यहां पर इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो, कोई और खर्चा नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ही माइनस कर सकते हो। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर आता है, अब डिविडेंड की बात खत्म हो चुकी है, राइट, डिविडेंड की बात खत्म। अब जरा देखो यहां एक पॉइंट आता है, कॉम्पेंसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? देखो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट होता है जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। तो जरा समझो एक चीज कि जैसे ये हमारा एम्प्लॉयर है, ठीक है जी, एंड ये है बेचारा एम्प्लॉय। अब मान लो इसकी जॉब अगर चली गई, ठीक है जी, जॉब चली गई, तो अगर इसको कुछ कॉम्पेंसेशन मिलती है एम्प्लॉयर से, तो वो कॉम्पेंसेशन इसके लिए जाती है सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाती है, क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मान लो कि ये बड़ा ही समझदार इंसान था, ये इसको पता था इसकी जॉब जाने वाली है, तो इसने एक जॉब इंश्योरेंस कंपनी के साथ इसने कुछ इंश्योरेंस करवा ली। एंड इंश्योरेंस में लिखा था कि मेरी अगर जॉब चली गई तो जॉब इंश्योरेंस कंपनी मुझे कुछ पे करेगी, मुझे कुछ कॉम्पेंसेशन देगी। तो ये वाली जो कॉम्पेंसेशन इसको मिलेगी, क्या यहां पर भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? द आंसर इज नो, नहीं है ना। तो फिर ये वाला जो मिलेगा इसको कॉम्पेंसेशन, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है जी, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई जॉब इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है या एनी अदर पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, जो भी मिलेगा दैट विल गो अंडर अदर सोर्स हेड ओनली। ठीक है जी, अब इसके बाद एक हमारा मेन पॉइंट होता है स्टार्ट टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। आओ इसको देखते हैं। अच्छा सर, ये गिफ्ट का मीनिंग क्या है, पहले हमें ये तो बताओ। देखो गिफ्ट का मीनिंग बड़ा सिंपल है। गिफ्ट का मतलब है कि या तो कोई मनी या फिर कोई दूसरी प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है बिल्कुल ही फ्री में, विदाउट कंसिडरेशन, या फिर आपको मिल जाती है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी कि महंगी चीज आपको सस्ते में मिल गई। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक गोल्ड की रिंग है, मान लो, ठीक है जी, गोल्ड की रिंग है, इसकी मार्केट की वैल्यू है मान लो 10 लाख, लेकिन आपको मिल गई 2 लाख में। तो ये जो डिफरेंस है यहां पर 8 लाख का, इसको बोला जाता है गिफ्ट। ये बन जाएगा आपका गिफ्ट का अमाउंट, इसको बोला जाता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है जी, तो आपको कोई मनी मिला या फिर कोई प्रॉपर्टी मिली विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में, या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, उसको बोला जाता है गिफ्ट। अब गिफ्ट क्या होता है जरा ध्यान से समझो। गिफ्ट आपको 3 जगह से मिल सकता है। या तो आप कहीं पर जॉब करते हो, आपका एम्प्लॉयर है, आपका एम्प्लॉयर आपको कहीं से कुछ गिफ्ट दे देता है, तो एम्प्लॉयर से जो गिफ्ट मिलता है वो जाता है सैलरी हेड के अंदर, बिकॉज इट इज ड्यू टू द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इसको हम पढ़ेंगे सैलरी हेड के अंदर, अभी छोड़ो इसको। दूसरी चीज, अगर मान लो आप बिजनेस करते हो एंड आपके बिजनेस की वजह से आपको कहीं से कुछ गिफ्ट मिल जाता है, या मान लो कोई बेनिफिट मिल जाता है, परक्विजिट मिल जाता है, तो ये हमने पढ़ा था पीजीबीपी के अंदर, ये हमारा पीजीबीपी हेड के अंदर ही टैक्सेबल किया जाता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अदर गिफ्ट की। कोई दूसरी जगह से आपको गिफ्ट मिला, मान लो किसी फ्रेंड से गिफ्ट मिल गया या किसी अदर रीजन से आपको गिफ्ट मिल गया, तो वो टैक्सेबल किया जाता है 56(2)(10) सेक्शन के अंदर। ये सेक्शन नंबर आई विल सजेस्ट कि इसको याद करो, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर लिखा क्या है जरा समझो। ये जो है 56(2)(10) ये टैक्सेबल किया जाता है अदर सोर्सेस हेड के अंदर। राइट, ये सेक्शन क्या बात करता है सुनो। ये सेक्शन कहता है
कि अगर आपको कोई भी मनी मिलता है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिलती है एज अ गिफ्ट जिसकी वैल्यू एक्सीड करती है 50,000 रुपए से, यहां पर ये लिमिट आपको याद रखनी है, 50,000 रुपए आपके माइंड में छप जाना चाहिए। 50,000 रुपए से ज्यादा का आपको गिफ्ट मिलता है तो एक काम करो, इंटायर अमाउंट को टैक्सेबल कर दो एज अ गिफ्ट अंडर सेक्शन 56(2)(10) इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। राइट, ये लिमिट आपको याद होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना 50,000 से ज्यादा गिफ्ट हो गया ना तो एंटायर अमाउंट टैक्सेबल करना है। ये मत सोचना कि सिर्फ 50,000 के ऊपर वाला करूंगा, नहीं, 50,000 हो गया तो एंटायर अमाउंट टैक्सेबल आपने कर देना है। ठीक है जी। अब जरा देखो, गिफ्ट में या तो आपको मिलेगा मनी या फिर आपको मिलेगी प्रॉपर्टी। अगर मनी मिलता है तो देखो क्या आपको पूरे साल में मिलाकर हर जगह से जितना मनी मिला है क्या इन एग्रीगेट क्या आपका 50,000 से ज्यादा का है? अगर ज्यादा का है पूरे साल का मिलाकर एग्रीगेट तो एक काम करो, सारे अमाउंट को टैक्सेबल कर दो। एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर 56(2)(10). दूसरी चीज हो सकती है कि आपको प्रॉपर्टी मिलती है। प्रॉपर्टी के केस में चेक करो मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है। अगर आपको मूवेबल वाली मिली है, मूवेबल का मतलब क्या है उसकी डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, ठीक है जी, उसको छोड़ो। मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको मिलती है, चेक करो क्या आपको विदाउट कंसिडरेशन मिली है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मिली है। अगर विदाउट बिल्कुल ही फ्री में मिल चुकी है आपको तो क्या उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा की है? अगर है तो एक काम करो, उसको टैक्सेबल कर दो। ये भी आपको चेक करना होता है इन एग्रीगेट, जितनी भी आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है सबका एग्रीगेट करके चेक करो। ठीक है जी। दूसरा केस हो सकता है कि आपको मिला है इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में सामान मिला है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में, तो कितना बेनिफिट है वो चेक करो। कोई फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, उसकी माइनस कर दो कि आपने कितना पे किया। फॉर एग्जाम्पल अगेन वही चीज, 10 लाख और 2 लाख, 2 लाख आपने पे किया, 10 लाख उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, तो 8 लाख का बेनिफिट है। अगर ये बेनिफिट जो हुआ है आपका डिफरेंस अमाउंट, अगर ये 50,000 से ज्यादा का है तो एक काम करो, एंटायर डिफरेंस अमाउंट को टैक्सेबल कर दो। राइट, ये एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मनी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों में आपको एग्रीगेट चेक करना है पूरे साल का। ठीक है जी, एग्रीगेट चेक करना है। एज वेल एज एक चीज का ध्यान रखना, इन दोनों का भी आपको मिलाकर एग्रीगेट चेक करना है। राइट, तो मनी मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का मिलाकर एग्रीगेट करना है, इन दोनों कैटेगरी का मिलाकर। अगर ज्यादा हो गया तो सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल कर दो एक साथ। दूसरी बात अगर मैं करता हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो भी अगेन आपको मिल सकती है तो विदाउट कंसिडरेशन या फिर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर मान लो विदाउट मिलती है तो चेक करो कि क्या उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ध्यान से देखो, पहले हमने फेयर मार्केट वैल्यू देखी थी, यहां पर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आ जाती है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं आती। जहां जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है वहां वहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पिक्चर में आ जाती है। ठीक है जी। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर आपके 50,000 से ज्यादा की है तो एक काम करो, सारा अमाउंट यहां पर टैक्सेबल कर दो। लेकिन अगर आपको सस्ते में मिला है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो देखो कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो आपको उस एसेट की थी और जितना आपने कंसिडरेशन पे किया है उसका डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, एज वेल एज साथ में एक और चीज आपने चेक करनी है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपकी 110% ऑफ द कंसिडरेशन से ऊपर होनी चाहिए। ये वही पॉइंट है जो कि हमने हमारा कैपिटल गेन के अंदर भी देखा था एंड पीजीबीपी के अंदर भी देखा था। राइट, तो अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा भी है, मोर देन 110% है एंड डिफरेंस आपका 50,000 से ज्यादा है, दोनों चीजें होनी चाहिए, तो एक काम करो, एंटायर डिफरेंस अमाउंट को यहां पर टैक्सेबल कर दो। राइट, आई होप ये सारा क्लियर है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे मैंने पहले बताया, मनी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का मिलाकर आपको एग्रीगेट चेक करना है। इन इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। जितनी भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, चाहे लैंड है, बिल्डिंग है, हर एक को आपने अलग 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 लिमिट लगाकर चेक करना है। मींस ये जो लिमिट है 50,000 की, दिस इज चेक्ड फॉर ईच प्रॉपर्टी सेपरेटली। जैसे मान लो आपको पहले एक 70,000 का आपको लैंड मिला फ्री में, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आपको मान लो 40,000 का कोई बिल्डिंग मिली आपको, तो ये आपकी टैक्सेबल नहीं करी जाएगी। ठीक है जी, एग्रीगेट मिलाकर तो ज्यादा ही है, स्टिल ये वाला टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। इसके बाद मान लो आपको 55,000 की मान लो कोई हाउस प्रॉपर्टी मिल गई, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज, हाँ, स्टैंप ड्यूटी को लेकर मान लो कुछ दिक्कत आए आपको, जैसे मान लो डेट ऑफ अग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम है, तो आप एक काम करो, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो अगर दोनों सेम डेट है तो उसी दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लो। अगर दोनों अलग अलग डेट है, अग्रीमेंट एंड रजिस्ट्रेशन की डेट अलग अलग है, तो चेक करो कि क्या आपको डेट ऑफ अग्रीमेंट तक कुछ भी पैसा, क्या आपको अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस से मिला था। अगर मिला था तो डेट ऑफ अग्रीमेंट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लो। अगर नहीं मिला था तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लो। ये सारी चीजें वही हैं जो कि हमने सेम टू सेम कैपिटल गेन और पीजीबीपी के अंदर देखी थी। ठीक है जी। वैसे अगर मान लो आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पसंद नहीं आती, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आप जाओ एक असेसिंग ऑफिसर के पास, उससे रिक्वेस्ट करो, वो आपके केस को आगे रेफर करेगा वैल्यूएशन ऑफिसर को, उसकी मर्जी होगी तो, एंड उसके बाद जाकर आगे वही सेम कहानी हमारी चलती है कि वैल्यूएशन ऑफिसर जाएगा, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेगा, फिर हम वैल्यूएशन अमाउंट को लेंगे, वो सब चीजें चलती हैं। तो सेम टू सेम वही है जो कि हमने ऑलरेडी हमारा कैपिटल गेन के अंदर पढ़ रखा है।
अब जरा देखो, पीछे मैंने बताया कि ये जो प्रॉपर्टी होती है इसकी डेफिनेशन भी होती है। एंड अगर हमारा जो गिफ्ट हमें मिल रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी का या इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अगर ये हमारे प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आती है तभी हमने उसको एज अ गिफ्ट टैक्सेबल करना है, नहीं तो नहीं करना। जरा समझो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अगर ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, अगर ये आपकी इस डेफिनेशन के अंदर आती है, डेफिनेशन याद करनी है आपको इस तरीके से, जब डीपीएस सेव, जब डीपीएस सेव, जब डीपीएस सेव से क्या बनता है, जे से बनता है ज्वेलरी, ए से बनता है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, बी से बनता है बुलियंस, फिर डीपीएस से बनता है ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, फिर सेव, एस से बनता है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ए से बनता है एनी वर्क ऑफ आर्ट, एंड वी से बनता है वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो ये वाले एसेट अगर आपको एज अ गिफ्ट मिलते हैं तभी आपने टैक्सेबल करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है जी। दूसरी केस है इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहां तो सिंपल है, यहां तो लैंड मिलती है या फिर बिल्डिंग मिलती है या फिर हाउस प्रॉपर्टी मिलती है, दैट्स इट। राइट। क्वेश्चन में कभी कभी दे रखा होगा कि आपको गिफ्ट में कार मिल गई तो क्या वो टैक्सेबल करनी है? द आंसर इज नो, नहीं करना, क्योंकि कार इस मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती। तो ये याद करना है आपको, जब डीपीएस सेव आपको याद होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और यहां पर आ जाती है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर गिफ्ट हमारे हाथ में टैक्सेबल नहीं किया जाता, चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी ज्यादा हो जाए। मींस नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन। कुछ ऐसे केसेस में जहां पर ये सेक्शन ही अप्लाई नहीं किया जाता। अब कौन कौन से सेक्शन है समझो मेरे साथ। कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन से यहां पर केसेस है जहां पर नहीं एप्लीकेबल होता। सबसे पहली चीज, रिलेटिव से अगर गिफ्ट मिला तो गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल। दूसरी चीज, मैरिज पर मिला, अपनी खुद की मैरिज होनी चाहिए, किसी और की नहीं। ऐसा नहीं कि अपने बेटे की, अपनी बेटी की मैरिज पर मिला, नहीं, अपनी खुद की मैरिज होनी चाहिए, ओन मैरिज। ठीक है जी। एनिवर्सरी पर नहीं होता, एनिवर्सरी पर टैक्सेबल हो जाएगा, बेटी की मैरिज पर टैक्सेबल हो जाएगा, अपनी खुद की मैरिज है तो एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा मान लो इनहेरिटेंस पर आपको कुछ मिलता है या फिर विल के थ्रू मिलता है, दैट इज एग्जेम्प्ट। इसके अलावा इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ कुछ गिफ्ट मिलता है, दैट इज एग्जेम्प्ट। या फिर मान लो लोकल अथॉरिटी से कुछ मिलता है, दैट इज एग्जेम्प्ट। हॉस्पिटल से कुछ मिलता है, दैट इज एग्जेम्प्ट। या मान लो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से या किसी यूनिवर्सिटी से मिलता है, दैट इज एग्जेम्प्ट। ये वाला पॉइंट देखो, ट्रस्ट वाला। ट्रस्ट के केस में क्या होता है कि अगर एक ट्रस्ट है जो कि हमारे इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है, 12AA, 12AB या फिर 1023C इस सेक्शन के अंदर, तो एक ट्रस्ट को आपने गिफ्ट दिया तो उसके हाथ में भी टैक्सेबल नहीं है, एंड ट्रस्ट से आपको गिफ्ट मिला वो भी आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं है। राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो, कोई इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल ने अपने ही किसी रिलेटिव के बेनिफिट के लिए उसने कोई ट्रस्ट बनाया था, एंड अब उसको उस ट्रस्ट के अंदर वो कुछ गिफ्ट दे रहा है, तो क्या ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल करना है? द आंसर इज नो, नहीं करना। गिफ्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड सोली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल, ये भी टैक्सेबल नहीं करना। एंड लास्ट हमारा होता है कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको हमने ट्रांसफर ही नहीं माना। ये वही है सर, वही जो हमने कैपिटल गेन के अंदर पढ़ा था। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको हमने ट्रांसफर ही नहीं माना, उसके लिए अगर आपने कुछ उसमें कुछ आपने ट्रांसफर किया है तो क्या उसको गिफ्ट मानना है? द आंसर इज नो। देखो, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जहां पर आपको कोई एसेट मिल गया एंड वो जो ट्रांजैक्शन थी वो सामने वाले पर्सन जिसने हमें गिफ्ट दिया है उसके हाथ में ट्रांसफर ही नहीं माना गया, तो क्या आपके हाथ में एज अ गिफ्ट टैक्सेबल करना है? द आंसर इज नो। ये वही पॉइंट है जो हमने कैपिटल गेन के अंदर देखा था। एक पॉइंट था हमारा एचयूएफ के पार्टीशन वाला। एचयूएफ का बंटवारा हो जाता है, जो एसेट बांटे जाते हैं, दैट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर्स। उसके अलावा मान लो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग को कुछ एसेट दिया, दैट इज नॉट ट्रांसफर। ट्रांसफर नहीं है तो जिसको मिलेगा एसेट उसके हाथ में गिफ्ट भी नहीं है। एंड एक बात और, अमेलगमेशन डीमर्जर के केस में जो अमेलगमेटेड कंपनी बनती है या जो रिजल्टिंग कंपनी बनती है, उनको जो नए एसेट दिए जाते हैं, जो पुरानी कंपनी के ट्रांसफर करे जाते हैं फ्री में, वो उनके हाथ में ट्रांसफर नहीं होते, और जिसको मिलेगा उसके हाथ में एज अ गिफ्ट भी टैक्सेबल नहीं करना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक पॉइंट थे कोविड-19 वाला, ये मैंने हटा दिया, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब सवाल आता है कि सर पीछे हमने देखा, रुक जाओ, एक चीज आपको बतानी रहेगी पहले, ये जो मैंने बताए हैं कुछ केसेस आपको 56 to 10 की नॉन एप्लीकेबिलिटी, इसको याद करने के लिए आपको एक शॉर्ट फॉर्म बनाकर दे रहा हूं, मिस्टर टिल्टेड हाई। मान लो कोई टेढ़ा इंसान है, मिस्टर टिल्टेड हाई, ऐसा कर रहे हो, मिस्टर टिल्टेड हाई, मिस्टर टिल्टेड हाई, इस तरीके से आपने इसको याद करना है, मिस्टर टिल्टेड हाई। देखो क्या कैसे बनता है, देखो एम से बनता है मैरिज, मैरिज पर मिला गिफ्ट एग्जेम्प्ट। आर से बनता है रिलेटिव, इस टी से बनता है ये वाला ट्रस्ट, आई से बनता है आपका ये वाला, जस्ट सेकंड, ये इंडिविजुअल, ये रहा इंडिविजुअल। आई से बनता है ये वाला इंडिविजुअल। एल से बनता है लोकल अथॉरिटी। टी से बनता है ट्रांसफर, कि ट्रांसफर ही नहीं माना गया। उसके बाद देखो ई से बनता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, डी से बनता है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, एच से बनता है हॉस्पिटल, एंड लास्ट वाला आई है इनहेरिटेंस। तो ये आपको याद रखना है, मिस्टर टिल्टेड हाई करके आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है जी। अब देखो पीछे हमने देखा कि जो रिलेटिव होता है, रिलेटिव के केस में अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है देन दैट इज नॉट टैक्सेबल इन एज अ गिफ्ट इन योर हैंड्स।
आपके हाथ में गिफ्ट नहीं माना जाता। अब सवाल आता है कि सर रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन कौन आता है। तो देखो, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल के लिए सबसे पहले रिलेटिव कौन है, उसके स्पाउस ऑब्वियसली। तो इस तरीके से याद करो, इंडिविजुअल के लिए उसके स्पाउस सबसे पहले रिलेटिव है। तो सबसे पहले तो भाई स्पाउस को यहां पर रिलेटिव बना दो। उसके बाद उसके माता पिता रिलेटिव है, हमारे मदर फादर, एज वेल एज हमारे लीनियल असेंडेंट यानी कि नाना नानी दादा दादी, वो सारे रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाते हैं। उसके अलावा इस इंडिविजुअल के कोई भाई बहन होंगे तो ब्रदर सिस्टर भी आ गए, उनकी शादी हो रखी है तो वो भी आ जाते हैं इसी डेफिनेशन के अंदर। ठीक है जी। वैसे मान लो इंडिविजुअल के मदर फादर के कुछ भाई बहन होंगे, मामा, आपके मामा हो गए या फिर आपके चाचा वगैरह हो गए या मासी होगी, बुआ वगैरह हो गई, उनको बोला जाता है मदर फादर के ब्रदर सिस्टर। ठीक है जी। आपके मदर फादर के जो ब्रदर सिस्टर है वो भी आपके लिए रिलेटिव है, एज वेल एज अगर उनकी शादी हो रखी है तो उनके स्पाउस भी यहां पर आपके लिए रिलेटिव बन जाएंगे। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं चलो इंडिविजुअल के स्पाउस की। इंडिविजुअल के स्पाउस तो उसके लिए रिलेटिव है, स्पाउस के मदर फादर भी उसके लिए रिलेटिव है, स्पाउस के लीनियल असेंडेंट उसके नाना नानी दादा दादी वो भी हमारे लिए रिलेटिव बन जाएंगे। और एक चीज और, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर भी हमारे लिए रिलेटिव है एंड स्पाउस के ब्रदर सिस्टर के स्पाउस भी हमारे लिए यहां पर रिलेटिव बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, स्पाउस के मदर फादर के ब्रदर सिस्टर यहां पर कवर नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस वाले पॉइंट को मत भूलना गलती से भी। ठीक है जी। और एक चीज और, इन दोनों के जो हमारे लीनियल डिसेंडेंट है वो तो सेम ही होंगे ना, तो वो यहां पर जो हम आ रहे हैं सेम फिगर आएगी, सेम लोग आएंगे, लीनियल डिसेंडेंट हमारे आएंगे, वो हमारे लिए रिलेटिव है और उनके स्पाउस भी हमारे लिए रिलेटिव बन जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक बार क्या होता है, कई बार हमारे एग्जामिनर यहां पर हमें कंफ्यूज करता है। वो कहता है कि आपका कजन के बारे में बता देगा, आप सोचोगे कि मेरा कजन तो मेरा रिश्तेदार है, तो आप ऐसा सोचोगे, तो नहीं, कजन हमारे लिए रिलेटिव नहीं माना जाएगा गिफ्ट के लिए। वैसे नेफ्यू नहीं माना जाएगा, नीस नहीं मानी जाएगी, दोस्त वगैरह नहीं माने जाएंगे, फियोन्से नहीं मानी जाएगी। फियोन्से जो होता है, फियोन्से अभी एंगेजमेंट हुई है, अभी शादी नहीं हुई ना, अभी स्पाउस नहीं बनी, तो फियोन्से इज नॉट अ रिलेटिव। ठीक है जी। उसके अलावा देखो, हमने इंडिविजुअल के लिए तो हमने देख लिया। अब एचयूएफ की अगर मैं बात करता हूं तो एचयूएफ के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे एचयूएफ के लिए उसके रिलेटिव बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जैसे हमने पहले पीजीबीपी के अंदर दिखा था रिलेटिव की डेफिनेशन, वैसी डेफिनेशन यहां पर नहीं है। यहां पर अगर एचयूएफ का मेंबर है तो वो मेंबर उसके लिए रिलेटिव है, लेकिन मेंबर के जो रिलेटिव है ना, मेंबर के रिलेटिव जो है वो हमारे एचयूएफ के लिए रिलेटिव नहीं है। ठीक है जी, आई होप ये सारा क्लियर है। उसके बाद देखो, एक छोटा सा पॉइंट यहां पर और आता है हमारा। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे मान लो पहले मान लो मिस्टर ए नाम के किसी पर्सन ने कोई लैंड खरीदा था 2013 में। ठीक है जी, 10 लाख रुपए का लैंड था, तो ये इसके लिए बन जाएगी कॉस्ट 10 लाख रुपीस की, 2013 में इसने खरीदा था। अब आगे चलकर ये लैंड इसने मान लो गिफ्ट कर दिया किसी दूसरे पर्सन को जो कि रिलेटिव नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, नॉन रिलेटिव को आप गिफ्ट करते हो तो क्या इसके हाथ में एज अ गिफ्ट टैक्सेबल किया जाएगा? ऑफ कोर्स किया जाएगा। तो मिस्टर बी के हाथ में जब गिफ्ट किया गया होगा, मान लो हमने इस डेट को गिफ्ट किया 11 जून 2025, तो इस दिन की जो मेरे लैंड की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी वो इसके हाथ में टैक्सेबल कर दी होगी एज अ गिफ्ट, राइट? एज अ गिफ्ट मिस्टर बी के हाथ में टैक्सेबल होगी। अब आगे चलकर ये पर्सन ये लैंड किसी और पर्सन को बेचेगा, तो बेचते टाइम जो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेगा ना, वो वही अमाउंट लेगा जो पहले उसके हाथ में एज अ गिफ्ट बन चुकी है। अब आपको इस तरीके से समझाते चलो, ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे मान लो ये एक पर्सन है मिस्टर ए, ये दूसरा पर्सन है मान लो मिस्टर बी। ठीक है जी। अब मिस्टर ए ने मान लो कोई लैंड का टुकड़ा 2013 में खरीदा था, मान लो 10 लाख रुपीस का। ठीक है जी। अब आगे चलकर मान लो इसने लैंड का टुकड़ा इसको गिफ्ट कर दिया, तो गिफ्ट करा, तो जिस दिन गिफ्ट किया उस दिन डेट थी हमारी 11 जून 2025। इस दिन की जो मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी मान लो 60 लाख रुपीस। तो ये 60 लाख रुपीस मिस्टर बी के हाथ में एज अ गिफ्ट टैक्सेबल हो गया होगा। ठीक है जी, उसके हाथ में एज अ गिफ्ट टैक्सेबल हो गया। अब आगे चलकर मान लो मिस्टर बी ने यही लैंड फिर फर्दर किसी और को सोल्ड कर दिया। ठीक है जी, सोल्ड कर दिया, सोल्ड करा मान लो इसने 80 लैक्स में, किसी तीसरे पर्सन को इसने सोल्ड किया, 80 लैक्स में सोल्ड किया। तो सवाल आता है कि सर इसके हाथ में जब हम कैपिटल गेन निकालेंगे मिस्टर बी के हाथ में, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो हम वही लेंगे जो सेल प्राइस था मेरा 80 लैक्स का, उसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल आता है कि सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या आना चाहिए? क्या हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 10 लैक्स लेंगे या 60 लाख लेंगे? द आंसर इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम यहां पर 60 लाख रुपीज लेंगे। 60 लाख रुपीज यानी कि वो अमाउंट जो कि ऑलरेडी इसके हाथ में टैक्सेबल हो चुका है। अगर हमने गलती से ये ले लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मिस्टर बी ऑलरेडी 60 लाख तक टैक्स दे चुका है। अब इसके ऊपर का जो अमाउंट कमाएगा वो कैपिटल गेन हेड के अंदर जाएगा, तो इसका ऊपर का अमाउंट निकालने के लिए आपको इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनाना पड़ेगा।
ठीक है जी, ये बन जाएगी कॉस्ट एंड 20 लाख का मेरा यहां पर आएगा कैपिटल गेन। आई होप ये सारा क्लियर है। एक चीज और, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी हमारी यहीं से चलेगी, जिस दिन हमें गिफ्ट मिला वहां से ली जाएगी। पुराने होल्डर की हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं लेनी, राइट, पुराने ओनर की नहीं लेनी। ये था हमारा गिफ्ट का टॉपिक, काफी बढ़िया टॉपिक था। अब आ जाओ एक और देखते हैं, साथ ही साथ विनिंग्स का टॉपिक देखते हैं। आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारा बढ़िया टॉपिक है। आ जाओ विनिंग्स का टॉपिक। देखो विनिंग्स क्या होती है, मुझे बताओ जरा, विनिंग्स क्या होती है? विनिंग्स मतलब होती है बेसिकली आपने कोई गेम वगैरह खेली या फिर कोई आपने लॉटरी वगैरह खेली, गैम्बलिंग करी, बेटिंग करी, आपने कुछ जीता, कहीं पर आप कुछ जीते, आपने कोई मेहनत नहीं करी, आप कुछ जीत के आए हो यहां पर। तो जीत के आने पर जो इनकम होती है उसको बोला जाता है विनिंग्स की इनकम। क्या हमारी गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, नहीं करना चाहती। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि ये बेकार के काम हमारे देश की जनता ना करे। तो देखो, अगर आपको कहीं से कोई लॉटरी की इनकम होती है या फिर बेटिंग की इनकम होती है या फिर आप गैम्बलिंग की इनकम करते हो, यानी कि बेसिकली आप सट्टा करते हो, बेकार के काम करते हो, या फिर मान लो कुछ पजल वगैरह आपने सॉल्व करी, या आपने कोई हॉर्स रेस वगैरह कराई, जैसे कोई किसी भी जानवर की रेस कराई, हॉर्स की रेस कराई, या फिर खुद ही आप रेस में दौड़ पड़े, वो सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं। या फिर कार्ड गेम्स खेली या फिर कोई भी गेम खेली एंड आपको कुछ प्राइज मिला, तो वो जो प्राइज है उसको बोलेंगे हम विनिंग्स की इनकम। एंड हमारी गवर्नमेंट कहती है कि ये जो विनिंग्स की इनकम है इस पे आपको डायरेक्टली 30% का टैक्स का रेट लगाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखना, ये जो 30% का टैक्स का रेट है ये आपकी टोटल विनिंग्स पर है। टोटल विनिंग्स का क्या मतलब है? इसका मतलब कि अगर आपने कहीं पर लॉस कर दिया, जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझो, जैसे पहले आपने 1 लाख रुपए आपने पहले जीते, ठीक है जी, उसके बाद आपने 50,000 का आपने मान लो लॉस हो गया। तो मुझे बताओ 50,000 का लॉस हो गया तो नेट कितना जीते आप? 50,000 जीते ना, लेकिन फिर भी आपके ऊपर ये 30% का जो टैक्स है वो इस टोटल अमाउंट पर ही लगाया जाएगा, नेट अमाउंट पर नहीं लगाया जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुम बेकार के काम कर रहे हो, हम तुम्हारी टोटल विनिंग्स पर टैक्स लगाएंगे, नेट विनिंग पर नहीं लगाएंगे, राइट। तो टोटल विनिंग्स पर टैक्स लगाया जाएगा, इस पूरे 1 लाख पर टैक्स लगाया जाएगा। तो मुझे बताओ इस 1 लाख पर आप 30% करते हो तो कितना टैक्स बनेगा आपका? 30,000 का टैक्स बनेगा ना। तो मुझे बताओ नेट ये बंदा घर कितना लेकर जाएगा? आप 50,000 माइनस कर दो जो लॉस हो गया, एंड 30,000 का टैक्स माइनस कर दो, तो बेचारा सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही घर लेकर जा पाएगा, राइट। तो ये जो है ये 30,000 तो हमारा ये तो हो गया लॉस का अमाउंट, ये हो गया टैक्स का अमाउंट, ये विनिंग्स का अमाउंट, ठीक है जी। तो ये जो टैक्स लगेगा यहाँ पर 30% का, ये हमारे टोटल विनिंग्स पर लगने वाला है। ये सेक्शन था हमारा सेक्शन नंबर 115 बीबी। ये सेक्शन बात करता था हमारी ऑफलाइन गेम्स की, कोई ऐसी गेम जो कि कंप्यूटर पर नहीं खेली जाती, जो कि इंटरनेट पर नहीं खेली जाती। अब बात करते हैं ऑनलाइन गेम्स की। ये जो प्रोविजन है हमारा आज से 3-4 साल पहले हमारा इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन नंबर 115 बीबीजे। एंड ये जो सेक्शन है ये जो सेक्शन है 115 बीबीजे, जस्ट सेकेंड, हाँ, ये सेक्शन बात करता है ऑनलाइन गेम्स की, कि अगर मान लो आपने कोई ऑनलाइन गेम खेली, जैसे मान लो आपने ड्रीम 11, मान लो जस्ट सेकंड, आपने मान लो ड्रीम 11 पर आपने टीम बनाई मान लो, या मान लो आपने माई सर्कल 11 पर आपने कुछ टीम बनाई, या फिर मान लो वो जो अश्नीर ग्रोवर का जो आया था नया एक स्टार्टअप आया था क्रिक पे के नाम से, उस पर आपने कुछ टीम भी बनाई, या फिर मान लो जो आजकल आती है ऑनलाइन रमी करके जो आती है गेम। ये सारी जो गेम्स होती है इसके अंदर लोग पैसा कमाते हैं, हालांकि मैक्सिमम लोग लॉस ही करते हैं। वो जो कंपनी है वही पैसा कमाती है, लोग नहीं कमाते। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि ये वाली जो गेम्स होती है इनको बोला जाता है ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम मतलब कोई भी ऐसी गेम जो कि इंटरनेट के थ्रू खेली जाती है, ठीक है जी, थ्रू अ कंप्यूटर रिसोर्स इंक्लूडिंग एनी टेलीकम्युनिकेशन। आप बस इतना याद रखो कि कोई इंटरनेट वाली गेम है, ठीक है जी। अब होता क्या, जरा समझो, ये वाली जो गेम्स होती है हमारी गवर्नमेंट यहां पर कहती है कि इनके ऊपर भी हम आपके लिए 30% का ही टैक्स लगाएंगे। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि 30% का टैक्स जैसे ऊपर हमने देखा था टोटल विनिंग्स पर, वैसे नहीं, यहां पर 30% का टैक्स आपका लगाया जाएगा नेट विनिंग्स के ऊपर। यहां पर गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी रहमत दे दी। गवर्नमेंट ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें एक बार तुम जीते, एक बार तुम हारे, तो तुम हारने के वाला जो पैसा माइनस कर दो, उसके बाद जो बचेगा उस पर हम तुम्हारा टैक्स लगाएंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट कह रही है कि तुम्हारी नेट विनिंग्स जो होगी हम उसके ऊपर ही टैक्स लगाएंगे। अब सवाल आता है कि सर ये नेट विनिंग्स कैसे निकाले, क्योंकि हमें पहले चाहिए नेट विनिंग्स। नेट विनिंग्स पे हम 30% करेंगे, फिर हम टैक्स लगाएंगे। तो नेट विनिंग्स निकालने का तरीका क्या है, जरा समझो। काफी बढ़िया तरीका है समझने का। देखो होता क्या है, इन वाले ऐप्स के अंदर आप लोग अपने मोबाइल फोन में एक यूजर अकाउंट बनाते हो। जो आपकी ऐप होती है, आपकी इन वाली गेम्स की ऐप होती है, उसमें आपका एक यूजर अकाउंट बनता है, ठीक है जी, यूजर अकाउंट। अब यूजर अकाउंट जो होता है, जैसे आपका मोबाइल फोन है मान लो, तो यूजर अकाउंट में आप कुछ पैसा
डिपॉजिट करते हो, ठीक है जी। उसके बाद आप हो सकता है कि आपने डिपॉजिट करा, आप गेम खेले, फिर आप कुछ जीत गए, तो पैसा कुछ आप विड्रॉ भी तो करोगे, कुछ पैसा आपने मान लो निकाल लिया उसमें से, तो वो माइनस हो जाता है। उसके बाद बचता है आपका क्लोजिंग बैलेंस, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, यही क्लोजिंग बैलेंस अगले साल जाकर आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो मान लो कुछ आपका यहां पर ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा था, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको नेट विनिंग्स निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? नेट विनिंग्स निकालनी हो कैसे निकालेंगे? नेट विनिंग्स निकालने का हमारी गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला निकाल कर दिया है, एंड फॉर्मूला जो है वो बेकार फॉर्मूला बिल्कुल। इससे बेटर है कि आप लॉजिकली चलो, लॉजिकली चलोगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। फॉर्मूला क्या बनाया गवर्नमेंट ने? देखो, फॉर्मूला बनाया गवर्नमेंट ने ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी, ये हमारी गवर्नमेंट का फॉर्मूला है। अब ये है क्या, जरा समझो। मैं एक टाइमलाइन के थ्रू आपको समझाता हूं। पहले देखो, ए डी बी सी का मतलब क्या है? ए का मतलब है कि कितना पैसा आपने विदड्रॉ करा, डी का मतलब है कि कितना आपका क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। बी का मतलब है कि कितना पैसा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कितना पैसा आपने डिपॉजिट करा, एंड सी का मतलब है कि कितना पैसा आपका ओपनिंग बैलेंस में रखा था। इसके बेस पर आपको समझ में आ जाएगा। आपने अपने माइंड में पूरे टाइम ये यूजर अकाउंट अपने माइंड में रखना है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब जरा देखो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जैसे मान लो कि ये आपका है प्रीवियस ईयर 25-26 आपका प्रीवियस ईयर है। अब मान लो साल के स्टार्टिंग में आपके पास कुछ ओपनिंग बैलेंस पड़ा था, मान लो 40,000 का आपके पास ओपनिंग बैलेंस था। ये वही एग्जाम्पल है जो कि मैंने साइड में बना रखा है, आप एक बार चाहो तो नोट्स के अंदर बना सकते हो। तो आपके पास साल के स्टार्टिंग में 40,000 का ओपनिंग बैलेंस पड़ा था मान लो, ठीक है जी। उसके बाद आपने कुछ पैसा इसके अंदर आपने डिपॉजिट करा। जब आपने पैसा डिपॉजिट करा, फिर आपने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। मान लो आपने 50,000 रुपए इसमें और डिपॉजिट कर दिए, ठीक है जी। 50,000 रुपए और डिपॉजिट हो गए यहां पर। अब आपने, आपके पास कुछ ओपनिंग बैलेंस था, 50,000 रुपए आपने और लगाए। अब आप इसके अंदर गेम खेलना आपने स्टार्ट कर दिया। अब मान लो गेम आपने खेला, आप कुछ जीते कुछ हारे, उसके बाद आपने कुछ टाइम बाद जाकर आपने पैसा कुछ आपने विड्रॉ भी कर दिया, और उसके बाद साल के एंड में कुछ आपके पास क्लोजिंग बैलेंस भी पड़ा है, ठीक है जी। मान लो आपने पैसा विड्रॉ किया था 60,000 का, एंड क्लोजिंग बैलेंस आपके पास पड़ा है अभी भी 1 लाख का। तो मुझे एक बात बताओ, अगर नेट विनिंग्स आपको निकालनी हो कैसे निकालेंगे? अगर मैं ध्यान से सोचूं कि ये जो मैंने पहले पैसा यहां पर ओपनिंग बैलेंस एंड डिपॉजिट में रखा था, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि मैंने इस वाले पैसे पर गेम खेली है, कि मैंने इस वाले पैसे को लगाया है, मैंने इतना पैसा गेम के अंदर लगाया? मैं इसको बोलूंगा इतना पैसा मैंने गेम के अंदर लगाया। अरे आजा भाई, लगाया, ठीक है जी। एंड उसके बाद मैंने कुछ पैसा विड्रॉ भी करा, एंड कुछ पैसा मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस में अभी रखा भी है, जो कि मैं बाद में विड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है जी। इतना मैंने विड्रॉ किया, इतना मेरे पास अभी भी पड़ा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इतना पैसा मैंने बनाया, इतना पैसा मैंने बनाया? तो इतना पैसा मैंने लगाया था, इतना पैसा मैंने उसको बना दिया, इसका जो डिफरेंस है वही तो मेरा नेट विनिंग्स बनेगा सर, यही तो बनेगा मेरा नेट विनिंग। तो मैं अगर इनका टोटल करता हूं तो दैट इज 1,60,000, इतना पैसा मैंने टोटल बनाया। एंड यहां पर इनका टोटल करता हूं, दैट इज 90,000, इतना पैसा मैंने लगाया। इसका अगर आप डिफरेंस करते हो तो डिफरेंस कितना होगा सर? 70,000 का। दिस इज माई नेट विनिंग्स, दिस इज माई नेट विनिंग्स। और ये जो नेट विनिंग है 70,000 की, इसका 30% यानी कि 21,000 रुपीज, ये बनेगा मेरा टैक्स। राइट, इसका 30% में सीधा कर दूंगा। तो जरा देखो, ऊपर जो गवर्नमेंट ने फॉर्मूला बनाया था, अगर फॉर्मूला ना बनाती तो भी हमारा काम चल जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि जरा ध्यान से अगर हम सोचें कि ये जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इसको मैं बोलूंगा सी, एंड ये जो डिपॉजिट दे रखा है इसको मैं बोलूंगा ई, इसको बोलूंगा ए, एंड इसको बोलूंगा डी। अगर आप लॉजिकली देखो तो ए प्लस डी यानी कि कितना आपने बनाया, विड्रॉ प्लस क्लोजिंग, ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी हो गया डिपॉजिट, एंड सी हो गया ओपनिंग बैलेंस। इतने पे आपने खेला, इतना आपने बनाया। राइट, या तो आप फॉर्मूला याद करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो आप इस लॉजिक के साथ चलोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है जी। ये था हमारा विनिंग्स का। अच्छा, कुछ पॉइंट यहां पर आ जाते हैं। ये दोनों सेक्शन के लिए जो हमने दोनों सेक्शन अभी देखे, ऑफलाइन विनिंग्स वाला और एक ऑनलाइन गेम्स वाली विनिंग का, दोनों का, दोनों के पॉइंट यहां पर कुछ हमारे आ जाते हैं। हाँ, क्या कहते हैं पॉइंट? देखो, ये पॉइंट बात करता है कि क्या हमें किसी भी एक्सपेंस की डिडक्शन मिलेगी इसके अगेंस्ट? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम इसके ऊपर आपको 30% का टैक्स लेंगे लेंगे। तो आपने कुछ ब्रोकरेज पे कर दी, कुछ कमीशन वगैरह पे कर दी, क्या वो एज एन एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं? द आंसर इज नो।
अच्छा, क्या मुझे चैप्टर 6A में 80C की, 80D की, 80 मेरा 80CCD जो हाँ मेरा, क्या मुझे उसकी डिडक्शन मिलेगी? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, क्या मैं इसके अगेंस्ट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का फायदा उठा सकता हूं? द आंसर इज नो, वो भी नहीं कर सकते। वो जो आपकी लिमिट थी 2,50,000 की, 4 लाख की, वो भी आप यहां पर नहीं कर सकते माइनस। ठीक है जी, आप उसका बेनिफिट भी यहां पर इस वाली इनकम के अगेंस्ट नहीं ले सकते। इसके ऊपर आपको 30% का टैक्स देना ही देना पड़ेगा। अच्छा, क्या मैं किसी दूसरी टाइप ऑफ इनकम का अगर मुझे लॉस हो गया, मान लो मुझे पीजीबीपी के अंदर लॉस हो गया, तो क्या वो वाला लॉस मैं यहां पर एडजस्ट कर सकता हूं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज, क्या विनिंग्स वाली एक्टिविटी, मान लो लॉटरी के अंदर मुझे लॉस हो गया, लॉटरी खेलते लॉस हो गया, तो विनिंग्स वाली एक्टिविटी का जो लॉस है, क्या उसको मैं किसी दूसरी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकता हूं? द आंसर इज नो। तो देखो, ये लास्ट के 2 पॉइंट कहते हैं कि कोई दूसरी टाइप ऑफ इनकम में लॉस हुआ, विनिंग्स में प्रॉफिट है, तो वो वाला लॉस विनिंग्स के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते। विनिंग्स में लॉस है, उसका लॉस भी आप किसी दूसरे टाइप ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो हमारी गवर्नमेंट बेसिकली कहती है कि इस पे टैक्स वो लेके रहेगी, एंड अगर इसमें आपको लॉस हो गया तो लॉस का बेनिफिट आपको कहीं और एडजस्ट नहीं करने देगी। ठीक है जी। अच्छा, एक कंसेप्ट होता है ग्रॉस अप कंसेप्ट। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा विनिंग्स दे रखी होती है हमें क्वेश्चन के अंदर, वो हमें नेट दे रखी होती है, नेट ऑफ टीडीएस, क्योंकि इस पे हमारा टीडीएस भी हमारा 30% ही कटता है 194 बीबी में। तो 30% कटता है, तो 30% जो टीडीएस कटता है उसके बाद अमाउंट दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल 1,40,000 दे रखा है, दिस इज नेट ऑफ टीडीएस। तो ये नेट ऑफ टीडीएस है, ये 70% है, हमें चाहिए 100%। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 70% से, इसको हम 100% बना देंगे, ये बनेगी मेरी इनकम का पार्ट, ये जाएगा मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद देखो, एक पॉइंट हमारा आता है फैमिली पेंशन का। ये क्या होता है? देखो, फैमिली पेंशन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जिस पर्सन को पेंशन मिल रही होती है वो पर्सन बेचारा मर जाता है, एंड उसके मरने के बाद भी एम्प्लॉयर उसकी फैमिली को पेंशन देता रहता है, उसको बोला जाता है फैमिली पेंशन। अब फैमिली पेंशन जो होती है, सबसे पहली बात, एम्प्लॉयर को मिलती है, सॉरी, एम्प्लॉयर जो है वो फैमिली को दे रहा है। फैमिली के लिए क्या यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? नहीं है ना। फैमिली के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो फैमिली के लिए वो सैलरी हेड में नहीं जाएगी, वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर। तो फैमिली में चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे उसकी विडो हो, चाहे उसके बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे उसके माता पिता हो, जिसको भी फैमिली पेंशन मिल रही है उसके हाथ में वो अदर सोर्स हेड के अंदर जाएगी, सैलरी हेड के अंदर नहीं जाएगी। अगर जिंदा इंसान को पेंशन मिलती है खुद ही, तो उसके लिए सैलरी हेड के अंदर जाती है, लेकिन उसके मरने के बाद परिवार को मिलती है तो वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता, वो जाती है अदर सोर्स हेड के अंदर। तो एक काम करो, जितनी भी आपको फैमिली पेंशन मिलती थी सबसे पहले वो ले लो, उसमें से एक काम करो, कुछ अमाउंट की डिडक्शन ले लो। डिडक्शन आपको मिलेगी 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन की, या फिर मैक्सिमम 15,000 रुपए पर एनम की आपको डिडक्शन यहां पर मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, ये 15,000 रुपए जो है इसकी लिमिट बढ़कर 25,000 रुपीज हो जाएगी अगर हमारा वाला एसएससी 115 बीएससी फॉलो करता है तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपको 115 बीएससी के अंदर दे रखा है। वैसे ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं दिए जाते, ज्यादातर आपसे छीने जाते बेनिफिट, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहां पर दे रखा है। राइट, तो एक एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो आपको फैमिली पेंशन आपको मिली है 1,20,000 की, तो इसमें से आपको माइनस करनी है डिडक्शन। मान लो कि हम नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करते हैं, चलो नॉर्मल, तो इसकी 1/3 आप करो एक बारी, 1,20,000 का 1/3 करो, 1/3 आपका हो गया 40,000, 40,000 और 15,000, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, लोअर तो मुझे यहां पर दिख रहा है 15,000, तो 15,000 आप इसमें से माइनस कर दो, तो 105,000 इतना अमाउंट मेरे हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा। वैसे सिमिलर अगर मैं 115 बीएससी फॉलो करता हूं तो 40,000 1/3 या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर, तो विच एवर इज लोअर का 25,000 फिर माइनस कर दूंगा, 95,000 मेरे हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा अदर सोर्स हेड के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, अगर फैमिली पेंशन जो है किसी ऐसे पर्सन की फैमिली को मिल रही है जिसने हमारे देश के लिए कुर्बानी दे दी, यानी कि कोई ऐसा पर्सन था जो कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर काम करता था या पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर काम करता था, अब वो बेचारा शहीद हो गया हमारे लिए, एंड उसकी विडो के लिए या उसके चिल्ड्रन के लिए उसके नॉमिनेटेड हेयर्स को कुछ पैसा दिया जा रहा है एज अ फैमिली पेंशन, तो उनके हाथ में 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कुछ भी टैक्सेबल नहीं करना। वैसे सिमिलरली कोई ऐसा पर्सन है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम किया था एंड उसको काफी अवार्ड मिले थे, जैसे उसको परमवीर चक्र मिला था, या उसको वीर चक्र मिला था, महावीर चक्र मिला था, या कोई सा भी नोटिफाइड गैलेंट्री अवार्ड उसको मिला था, तो ये जो मिला था उसको, अब उसके मरने पर उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिल रही है, दैट इज 100% एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है जी, आई होप सारा क्लियर है। इसके बाद देखो, ये पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लेट कॉम्पेंसेशन और एनहांस कॉम्पेंसेशन। ये क्या है? देखो, अगर आपका कैपिटल एसेट कंपलसरी आपसे छीन लिया जाता है, तो ये पॉइंट हमने पढ़ा था कैपिटल गेन के अंदर कि जो कॉम्पेंसेशन मिलती है या एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन मिलती है, ये जाती है कैपिटल गेन हेड के अंदर।
लेकिन अगर ये मिलने में देरी हो जाती है तो देरी होने पर गवर्नमेंट कुछ इंटरेस्ट भी देती है। वो जो इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है वो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर। ठीक है जी, ये जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर। एंड एक बात और, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमारी वजह से आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना, हमने लेट किया ना आपके लिए, तो एक काम करो, इसको अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल करो एंड इसका 50% डिडक्शन ले लो, 50% ऑफ। हमारी गवर्नमेंट कहती है जितना भी इंटरेस्ट आपको मिला 50% की उसकी डिडक्शन ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने 4 लाख का आपको इंटरेस्ट दिया, तो उसमें से 2 लाख की डिडक्शन ले लो एंड बाकी का जो बचा 2 लाख है वही टैक्सेबल किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये टैक्सेबल किया जाता है ऑन रिसिप्ट बेसिस, जिस साल में मिलेगा उसी साल के अंदर टैक्सेबल करना है। चाहे पुराने साल का मिल रहा हो, चाहे फ्यूचर का मिल रहा हो, फ्यूचर का तो नहीं मिलता वैसे, चाहे पुराने साल का मिल रहा हो तो भी आपके हाथ में टैक्सेबल उसी साल के अंदर किया जाएगा जिस साल में आपको फाइनली वो रिसीव हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद देखो एक यहां पर पॉइंट आता है, सैलरी इनकम ऑफ एमपी एमएलए एमएलसी। ये कौन होते हैं? एमपी एमएलए होते हैं हमारे पॉलिटिकल कौन होते हैं? वो पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह जो होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स। देखो होता क्या है, जो एमपी एमएलए एमएलसी होते हैं एक्चुअल में इनको बोला जाता है पब्लिक सर्वेंट, लेकिन रियलिटी में आपको पता है कि ये जो लोग होते हैं, ये लोग पब्लिक सर्वेंट नहीं होते, ये लोग हमारे राजा बन के रहते हैं। तो क्या यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? द आंसर इज नो। तो इनको जो सैलरी मिलती है इनकी पोजीशन की वजह से, वो इनके हाथ में सैलरी हेड के अंदर तो जा नहीं सकती, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। ये जो लोग होते हैं ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में जाकर या स्टेट लेजिस्लेचर में जाकर हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं इनको जो सैलरी मिलती है दैट इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज, नॉट सैलरी हेड। राइट, ये ध्यान रखना है। एंड अगर सैलरी के अंदर नहीं जा रही तो एक चीज का और ध्यान रखना है कि इनको जो सैलरी मिलती है उसके अगेंस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं देनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन तभी मिलती है जब सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल करी जाती है। राइट, इनको नहीं देनी हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन, इस चीज का ध्यान रखना है। एक चीज और, इनको अपने डे टू डे खर्चे करने के लिए जो अपने आसपास 4 गाड़ी और लेकर चलते हैं, एक्स्ट्रा गाड़ी, उन पे खर्चा होता होगा, तो इनको डे टू डे खर्चा करने के लिए डेली अलाउंस चाहिए होती है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस इनको मिलती है। तो ये जो डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस दी जा रही है, ये भी इनके हाथ में टैक्सेबल तभी करी जाती है जब हम न्यू प्रोविजन फॉलो करते हैं। तो जरा समझो, अगर आपको डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस दी जा रही है, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करते हो तो आपके हाथ में फुली एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगना। अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हो तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, एंड ये टैक्सेबल होगा तो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर जाएगा। बस ये था हमारा एक टॉपिक। अब आ जाओ एक टॉपिक और देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप और कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इसका जो पैसा होता है वो जाता है हमारा कैपिटल गेन हेड के अंदर। यहां पर हम इसकी बात नहीं करने वाले। वैसी जो हमारी कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसका जो पैसा होता है वो जाता है पीजीबीपी हेड के अंदर। अगर बिजनेस को मिलता है तो पीजीबीपी हेड के अंदर, अगर कीमन को खुद ही मिल जाता है तो सैलरी हेड के अंदर, उसके परिवार को मिलता है या उसके किसी अदर पर्सन को मिलता है तो उसके हेड में जाता है अदर सोर्स हेड के अंदर। ठीक है जी, अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसी दूसरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की अदर देन यूलिप और कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो हमारी इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि जनरली आपकी जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो सेक्शन 1010D के अंदर हो जाती है एग्जेम्प्ट। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में जो सेक्शन 1010D की एग्जेम्पशन होती है वो अप्लाई नहीं करती। मींस कुछ केसेस में आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल हो जाती है, एंड अगर टैक्सेबल हो जाती है तो कैसे टैक्सेबल करनी है वो यहां पर हमें बता रखा है। तो जरा समझना ध्यान से, 1010D की एग्जेम्पशन अगर लग गई तो एग्जेम्प्ट हो गया, फिर तो कुछ टैक्स नहीं करना। लेकिन 1010D की एग्जेम्पशन अगर नहीं लगी तो फिर आप चेक करो, तो फिर देखो कि यहां पर कितना अमाउंट आपको टैक्सेबल करना है। यहां पर हम यूलिप की बात नहीं कर रहे, कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, किसी दूसरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं। जो भी पैसा है, वो जो भी आपको पैसा मिलेगा अपॉन मेच्योरिटी, वो मेच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल किया जाएगा अदर सोर्सेज वाले हेड के अंदर। ठीक है जी, एंड कैसे करेंगे एग्जेम्प्ट? सबसे पहले देखो कि आपने आज आपको कितना अमाउंट मिला है मेच्योरिटी पर, सबसे पहले वो अमाउंट ले लो। फिर देखो कि आपने कितना प्रीमियम पे करा है ओवर द टोटल टर्म ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 ईयर्स की अगर आपकी पॉलिसी थी तो 10 ईयर्स में आपने कितना प्रीमियम पे करा है वो आपके लिए खर्चा है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, आपने कितना प्रीमियम पे करा ओवर द 10 ईयर्स एंड कितना आपको अमाउंट मिला, उसका जो डिफरेंस है वही तो आपके लिए इनकम बनेगा, वही अमाउंट जाएगा आपका अदर सोर्स वाले हेड के अंदर। लेकिन ध्यान रखना एक चीज का कि ये जो आपका प्रीमियम पेड टिल डेट आप माइनस करते हो, इसमें अगर कुछ जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूडेड था तो वो हटा दो। जीएसटी का जो कंपोनेंट था वो आपको हटाना पड़ेगा। एंड एक चीज और, अगर मान लो आपने पहले ओवर द कोर्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस
पॉलिसी का टर्म मान लो 10 साल का टर्म था, तो उन 10 साल में अगर आपने प्रीमियम पेड पर 80C की डिडक्शन भी ली थी, तो जितनी डिडक्शन आपने 80C में ले ली उतने का बेनिफिट यहां से हटा दो। उतने का बेनिफिट आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो इस प्रीमियम पेड में से वो भी हटा दो। आओ एग्जाम्पल से करवाता हूं आपको। देखो, एग्जाम्पल के बिना आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो आपको मेच्योरिटी पर अमाउंट मिलता है, मान लो आपको 80 लाख मिलता है, ठीक है जी, 80 लाख का आपको अमाउंट मिला। इसमें से आपको माइनस करना है प्रीमियम पेड। अब आपने जितना प्रीमियम पे किया है वो आपने माइनस करना है, लेकिन टोटल जो आपने पे किया है आज तक, जस्ट सेकेंड, वो आपने पे किया है 31,50,000 जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब मान लो इसमें 5% का जीएसटी आपका इंक्लूडेड है। वैसे इंश्योरेंस पर अब आपका जीएसटी नहीं लगता, बट स्टिल मान लो कि इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। अगर जीएसटी इंक्लूडेड है 5%, तो मुझे बताओ ये कितना परसेंट है? ये आपको, अगर जीएसटी 5% इंक्लूडेड है, देन दिस इज 105% ना। तो एक काम करो, 105% में से 5% हटा दो। तो कैसे करेंगे? ये ले लो, इसको डिवाइड कर दो 105% से, मल्टीप्लाई कर दो 5% से, निकालो एक बारी। ये आएगा आपका 1,50,000 रुपीज। ये जीएसटी हटा दो, इसमें से इतना जीएसटी हटा दो। एक चीज और, मान लो कि आपने 80C के अंदर भी डिडक्शन ली थी 10 साल। मान लो 10 साल में आपने हर साल 1 लाख की आपने डिडक्शन ली थी फॉर 10 ईयर्स 80C के अंदर। तो वहां पर आप बेनिफिट ले चुके हो, वहां पर आपने 80C की हर साल डिडक्शन लेकर अपनी टोटल इनकम कम कर ली। वहां पर टोटल इनकम आपकी कम हो चुकी है, तो जितने की बेनिफिट आपने ऑलरेडी वहां पर ले लिया, दोबारा नहीं मिलेगा। तो आप एक काम करो, यहां से 10 लाख हटा दो। ये 10 लाख हटाओगे सॉरी, उसके बाद यहां पर आएगा 20 लाख। ये 20 लाख जो है ये आप माइनस करोगे तो 60 लाख की मेरी यहां पर आ जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड की इनकम। आई होप ये सारा क्लियर हो गया आपको। ठीक है जी, 80C का बेनिफिट वहां पर ले लिया, अब यहां पर माइनस कर दो ताकि दोबारा डबल डबल बेनिफिट आपको ना मिल जाए। ठीक है जी। अब एक चीज देखो, मैंने आपको पीछे एक चीज बताई, इसको इग्नोर करो जो मैंने लिख रखा है, तो इसको मिटा देता हूं एक सेकेंड। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा जनरली आपका होता है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D, लेकिन कभी कभी ये पैसा टैक्सेबल भी हो जाता है। तो कब कब टैक्सेबल होना है, कब कब एग्जेम्प्ट होना है, उसकी बात करने वाले हम लोग यहां पर। राइट, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि कब कब हमारा पैसा टैक्सेबल किया जाता है, मींस एक्सेप्शंस टू सेक्शन 1010D। जो सेक्शन 1010D कहता है कि एग्जेम्प्ट है, उसके एक्सेप्शन हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। टोटल 1 2 3 4 केस है जो कि हमने यहां पर पढ़ने हैं। राइट, ये 4 केस कौन से? देखो, सबसे पहला केस तो आपने देख रखा है, अगेन वही कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका जो पैसा है वो जाता है पीजीबीपी हेड के अंदर, वो भी हमारी एक्सेप्शन है, ये टैक्सेबल करी जाती है। इसके अलावा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी कोई थी जो कि आपने 1 फेब 2021 या उसके बाद ली थी, एज वेल एज उसका आपका पूरे साल का एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा का है। ठीक है जी, 2.5 लाख से ज्यादा का आपका प्रीमियम है पूरे साल का। तो ये जो पॉलिसी है, इसका पैसा आपका जाएगा कैपिटल गेन हेड के अंदर। मैं आपको बताऊं, ये जो यूलिप वाला पॉइंट आता है, ये आपके सीए इंटर लेवल में है ही नहीं, ये सीए फाइनल में जाकर आप पढ़ोगे, वहां पर भी ज्यादा नहीं आता, तो आप इसको छोड़ो। हम लोग अभी इन पहले के 2 पॉइंट की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहां पर अभी बात करेंगे नीचे के 2 पॉइंट की, पॉइंट नंबर 3 और 4 की हम लोग बात करेंगे। तो ऊपर का सारा इग्नोर करो, हमने पॉइंट नंबर 3 और 4 ही देखना है सिर्फ। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो कि 1 अप्रैल 2023 उसके बाद आपने ली थी, एंड उसमें आपके पूरे साल का प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम इज मोर देन 5 लाख रुपीज। तो वो जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी मेच्योर होने पर आपके हाथ में टैक्सेबल कर दी जाएगी, और जब टैक्सेबल होगी तो जाएगी अदर सोर्स हेड के अंदर। राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड एक बात आपको और बताऊं कि ये जो पॉलिसी है, लास्ट ईयर तक मैं इसको आपको अलग तरीके से पढ़ाता था, अब इसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन आ गया, तो मैं आपको अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो जरा समझो, ये पॉइंट क्या बात करता है? ये पॉइंट बात करता है कि आपकी कोई पॉलिसी थी जो कि 1 अप्रैल 2023 से उसके बाद आपने खरीदी है, एंड उस पर आपके पूरे साल का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा का है, तो वो आपको टैक्सेबल करनी है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल पॉलिसीज है ना, तो मल्टीपल पॉलिसीज है, तो मल्टीपल पॉलिसीज के केस में आपको सारी पॉलिसीज का मिलाकर आपको एग्रीगेट देखना है। तो मल्टीपल पॉलिसीज का आपने करना है टोटल, इसका आपने देखना है टोटल, चेक टोटल ऑफ ऑल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ दिस टाइप, ऐसे आपने लिखना है इस वाली कैटेगरी के अंदर, यानी कि ऐसी पॉलिसी जो कि 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद की है, उसका आपने टोटल करना है। जितनी भी पॉलिसीज है सबका टोटल मिलाकर 5 लाख की लिमिट आपको चेक करनी है। राइट, इसके सिग्निफिकेंस क्या है वो हमारे अगले वाले एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, एक बार इसको मिटा लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ,
और चौथा पॉइंट है ये कि कोई ऐसी पॉलिसी जो कि हमारी 80C सेक्शन की बताई हुई लिमिट्स को क्रॉस करती है, वो 10%, 15% एंड 20% की जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 80C के अंदर। आपको लिमिट क्या है जरा समझो, वो लिमिट मैं आपको बताना चाहता हूं, लिख कर बताऊंगा ये वाली लिमिट क्या है जरा समझो। जैसे मान लो कि ये हमारा एक टाइमलाइन है एंड यहां पर एक डेट आई मेरी 1 अप्रैल 2012। अब यहां पर पहले हम बात करते हैं किसी ऐसी पर्सन की जिसके लिए हमने इंश्योरेंस ले रखी है एंड उस पर्सन को कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफाइड डिजीज है, कोई दिक्कत नहीं है उस पर्सन को, नॉर्मल पर्सन है। तो अगर उसके लिए पॉलिसी हमने ली थी 1 अप्रैल 2012 या उससे पहले हमने ली थी, तो 20% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट की एक लिमिट यहां पर लग जाती है कि आपका जो पूरे साल का प्रीमियम है वो 20% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो गया तो वो वाली पॉलिसी की मेच्योरिटी अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ठीक है जी। दूसरा केस यहां पर आता है कि आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद की थी, तो इसके बाद से 10% की लिमिट यहां पर लग जाती है। राइट, आपको 10% याद रखना है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो 1 अप्रैल 2012 डेट याद रखो, इसके पहले की पॉलिसी है तो 20% से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए, इसके बाद की पॉलिसी है तो 10% ऑफ द सम अश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना ये 20%, 10% जो है वो सम अश्योर्ड का है, मेच्योरिटी अमाउंट का नहीं है। मेच्योरिटी अमाउंट अलग हो सकती है, सम अश्योर्ड अलग होता है। तो सम अश्योर्ड का ये लिमिट आपको लगानी है। ये तो बात होगी नॉर्मल पर्सन की। अब देखते हैं आ जाओ ऐसा पर्सन जो कि डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, उसके लिए हमने कुछ इंश्योरेंस करवाई थी, तो उसके लिए डेट आती है 1 अप्रैल 2013। ये जो डेट है, ये डेट कहती है कि इस डेट को या इसके बाद अगर हमने किसी ऐसे पर्सन के लिए इंश्योरेंस ली थी जिसको डिसेबिलिटी थी, तो उसके लिए यहां पर 15% की एक मैक्सिमम लिमिट लग जाती है। अगर आपका जो प्रीमियम है पूरे साल का 15% से ज्यादा है, तो सारा का सारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा टैक्सेबल कर दो। 15% तक है तो टैक्सेबल मत करो। ठीक है जी। लेकिन सवाल आता है कि सर हमारा लॉ तो यहीं पर कह के रुक जाता है। सवाल आता है कि सर डिसेबल्ड पर्सन के लिए पहले के पीरियड का क्या करना है, पहले के पीरियड में कितना लिमिट लगेगा हमारा। तो जरा समझो, इसके पहले के पीरियड में इसको ट्रीट किया जाएगा बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह। तो इसके पहले का जो पीरियड है 1 अप्रैल 2013 से पहले का, ये वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में आप एक काम करो, अगेन 1 अप्रैल 2012 से पहले लगा दो 20% की लिमिट एंड 1 अप्रैल 2012 के बाद की लगा दो 10% की लिमिट। राइट, आई होप ये क्लियर हो रहा है सारा। तो ये आपको याद करना है, ये वाला इसके थ्रू आपको याद करना है। तो रेड कलर से मैंने लिखा है नॉर्मल पर्सन के लिए, ब्लू कलर से मैंने लिखा है किसी पर्सन जो कि डिसेबिलिटी से गुजर रहा है उसके लिए। राइट, नॉर्मल पर्सन के लिए 1 अप्रैल 2012 से पहले की पॉलिसी है तो 20% की मैक्सिमम लिमिट तक एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद की पॉलिसी है या फिर उस दिन की है तो 10% यहां पर लिमिट है। डिसेबल्ड पर्सन के लिए 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद की है तो 15%, पहले की है तो देखो वही नॉर्मल की तरह ट्रीट करो। 1 अप्रैल 2012 से पहले की है तो 20%, उस डेट है उसके बाद की है तो 10%। तो बेसिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए ये जो 10% की लिमिट है, ये आपकी इसी पीरियड के लिए लगेगी, सिर्फ इस पीरियड से लेकर यहां तक 1 अप्रैल 2012 या फिर उसके बाद से लेकर 1 अप्रैल 2013 से पहले तक। राइट, ये एक बार बना लो अपने नोट्स के अंदर, कहीं पर भी बना लो, चाहे आप मेरे यूज कर रहे हो नोट्स या फिर किसी और के कर रहे हो, डजंट मैटर, आप ये वाला एक बार चार्ट बना लो नोट्स के अंदर। ठीक है जी, आई होप ये सारा क्लियर है। राइट, तो पॉइंट नंबर 3 और 4 हमने देखा। अब इसके बेस पर एक काम करते हैं, सुनो। अच्छा, पहले एक बात बताता हूं कि पॉइंट नंबर 2, 3, 4, एक यूलिप वाला और एक थर्ड वाला, फोर्थ वाला, इन तीनों पॉइंट में अगर आपको मेच्योरिटी का पैसा मिल जाता है अपॉन डेथ ऑफ द पर्सन इंश्योर्ड, तो फिर यहां पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो फिर आपकी एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाती है 1010D वाली। ठीक है जी, तो फिर कोई टैक्स आपका नहीं लगने वाला अगर 2, 3, 4 में पैसा आपको मिला है अपॉन द डेथ ऑफ द पर्सन इंश्योर्ड। ठीक है जी, अगर डेथ नहीं हुई, पैसा फिर भी मिल गया आपको मेच्योरिटी होने पर, तो आपको यहां पर टैक्सेबल करना है 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग। लेकिन बंदा ही मर गया अगर, तो जो पैसा मिल रहा है दैट इज 100% एग्जेम्प्ट। ठीक है जी, आओ कुछ एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको क्लैरिटी आएगी। आओ कुछ एग्जांपल देखते हैं, जस्ट सेकंड। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम कुछ इंडिविजुअल सेपरेट केसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि सारी हमारी अलग अलग केसेस हैं, कुछ आपस में इनका इंटर रिलेशन नहीं है। पहले देखो, फर्स्ट वाली जो पॉलिसी है 1 जुलाई 2023 को मैंने इशू करी है, तो ये मेरी 1 अप्रैल 2023 है, उसके बाद की पॉलिसी है। क्या मेरा पूरे साल का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है? द आंसर इज नो, नहीं है ना। तो मैं थर्ड पॉइंट में तो मैं टैक्सेबल नहीं करूंगा। फोर्थ पॉइंट चेक करो, क्या मेरा प्रीमियम जो है मेरे सम अश्योर्ड के 10% से ज्यादा है? द आंसर इज नो, नहीं है ना। तो काम करो, इसको टैक्सेबल मत करो। ठीक है जी, ये देखो बी वाला, इस बार मेरी पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 से उसके बाद की है, लेकिन मेरा एनुअल प्रीमियम क्या 5 लाख से ज्यादा है? नहीं है ना भाई, 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उसको टैक्सेबल थर्ड पॉइंट में तो नहीं करना।
अब फोर्थ पॉइंट चेक करो, फोर्थ पॉइंट जो है क्या इसमें टैक्सेबल हो रही है, क्या मेरी प्रीमियम जो है क्या 10% से ज्यादा है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, नहीं है ना, तो अगेन टैक्सेबल मत करो। अब तीसरा केस देखो, 1 अप्रैल 2023 है, पॉलिसी का प्रीमियम मेरा 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो थर्ड पॉइंट में तो कवर नहीं होता। फोर्थ पॉइंट में देखो क्या ये 10% से ज्यादा है, नहीं है ना, तो अगेन नॉट टैक्सेबल। ये देखो केस नंबर डी देखो, 1 अप्रैल 2024 है, 1 अप्रैल 2023 है, उसके बाद की है, तो क्या मेरा प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है? नहीं है ना, नहीं है। क्या मेरा प्रीमियम 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा है? द आंसर इज यस, है ना, तो एक काम करो टैक्सेबल कर दो। अब ये टैक्सेबल हो गई, एक बार ये टैक्सेबल हो गई तो पीछे जो हमने मेथड देखा था कैसे निकालने हैं वो चीज यहां पर लग जाएगी। अब इस तरीके से हम उसकी इनकम निकालेंगे एक बार ये टैक्सेबल हो गई तो। ई वाला केस देखो, ये वाला 1 अप्रैल 2025 को खरीदा, 5 लाख से ज्यादा टर्न यहां पर है मेरा प्रीमियम, तो ये तो सिंपली आपका पॉइंट नंबर 3 में ही टैक्सेबल हो गया, ये वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, राइट, ये तो यहीं पर टैक्सेबल हो गया हमारा, दिस इज टैक्सेबल। उसके बाद देखो लास्ट वाला, 1 अप्रैल 2025 की पॉलिसी है, 6 लाख से ज्यादा का प्रीमियम, 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम है, तो क्या ये टैक्सेबल है? द आंसर इज यस, दिस इज टैक्सेबल। तो ये तो हमारे इंडिविजुअल सेपरेट केसेस थे, एंड ऑनेस्टली बताऊं सीए इंटर लेवल पर यही पूछा जाएगा, मोस्टली यही पूछा जाएगा, इंडिविजुअल सेपरेट केसेस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक ही पर्सन मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले लेता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स वाला केस। अब इसमें इसके अंदर क्या होने वाला जरा समझो, एक ही पर्सन ने मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। अब जैसे मान लो एक ही पर्सन ने 1 2 3 4 5 पॉलिसीज ने ले ली। अब 5 पॉलिसी है, इनका मेच्योरिटी का क्या करना है? सबसे पहले देखो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 की अगर मैं बात करूं तो ये इश्यू हुई थी 1 अप्रैल 2020 को, तो 1 अप्रैल 2023 से पहले की है, उससे पहले की है ना, तो एक तो इसका मतलब कि ये थर्ड वाला पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं है, तो ये वाली मेरी इस वाली टाइप की पॉलिसी नहीं है, इसको छोड़ो, इस वाली टाइप की पॉलिसी नहीं है। सिर्फ फोर्थ वाला पॉइंट चेक करो इसके लिए कि 10% से ज्यादा तो नहीं है इसका प्रीमियम कहीं मेरा। तो इसका जो प्रीमियम है मेरा 5,30,000 है, सम एश्योर्ड है मेरा 55 लैक्स, तो 10% की लिमिट के अंदर अंदर दिख रहा है, तो क्या ये मेरी पॉलिसी टैक्सेबल होगी? द आंसर इज नो, नहीं होगी, क्योंकि ये मेरी लिमिट के अंदर अंदर आ रहा है, तो दिस इज नॉट टैक्सेबल। ये वाला केस देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2, पॉलिसी 2 जो है ये पॉलिसी मेरी 1 अप्रैल 2023 को इश्यू हुई है, तो थर्ड वाला जो पॉइंट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड फोर्थ वाला भी हो जाएगा। तो थर्ड वाला जो पॉइंट है वो कहते हैं कि पॉलिसी आपकी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद की होनी चाहिए, एंड आपका प्रीमियम मोर देन 5 लाख है तो टैक्सेबल करना है। यहां पर हमारा प्रीमियम 5 लाख के लिमिट के अंदर ही है, तो क्या ये मैं टैक्सेबल करूंगा? ये 14 लाख क्या मैं टैक्सेबल करूंगा? द आंसर इज नो, नहीं करूंगा। तो ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2 जो है ये मेरी टैक्सेबल नहीं करी जाएगी। लेकिन रुक जाओ, यहां पर एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है, देखो लाइन में क्या लिखा है मैंने कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 एंड एनुअल प्रीमियम इज मोर देन 5 लाख, दिस इज चेक्ड इन टोटल ऑफ ऑल द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ दिस टाइप। दिस टाइप मतलब कि 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद की पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसी है सबका एग्रीगेट चेक करना है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ अर्लियर एग्जेम्प्ट पॉलिसीज। तो देखो जरा ध्यान से, मैंने यहां पर ये वाली जो पॉलिसी है मैंने मेच्योर करवा ली 33-34 के अंदर, तो मैंने यहां पर इसको करवा लिया एग्जेम्प्ट, ये हो गया मेरा एग्जेम्प्ट। तो अब मेरी ये एग्जेम्प्ट हो गई, तो ये बन गई मेरी अर्लियर एग्जेम्प्ट पॉलिसी, दिस इज माय अर्लियर एग्जेम्प्ट पॉलिसी। आई होप क्लियर है, ये मेरी बन जाएगी अर्लियर एग्जेम्प्ट पॉलिसी। अब जरा देखो आगे की जो मेरी 3 पॉलिसी है 3, 4, 5, ये 3, 4, 5 जो है ये तीनों की तीनों एक ही डेट को इशू हुई है, और एक ही साथ ये सारी की सारी मेच्योर होंगे इस वाले साल के अंदर, 33, 34 के अंदर, सॉरी 34, 35 के अंदर, ठीक है जी, इस साल के अंदर ये मेच्योर होंगे एक साथ में। अब मेरा सवाल यह है कि सर ये जो 3, 4, 5 है ये तीनों पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद की है, तो पहले काम करो इस पे 10% वाली लिमिट चेक करो, क्या ये 10% वाली लिमिट से एक्सीड कर रहा है? नहीं, ये तो नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। 10% ऑफ द सम एश्योर्ड हम चेक करते हैं, तो ये तीनों की तीनों मेरे पॉइंट नंबर 4 से तो टैक्सेबल नहीं हो रही, सिर्फ 3 ही बचा चेक करने के लिए, ठीक है जी, सिर्फ 3 बचा है। अगर मैं इन तीनों के प्रीमियम को ऐड करता हूं तो टोटल मिलाकर मेरा अगर अप टू 5 लाख है तो तीनों एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो एक काम करो, तीनों को ऐड करो एक बारी, 150 प्लस 130 प्लस 200 तो 480, तो ये टोटल मेरा हो जाएगा 4,80,000, तो टोटल तो मेरा 5 लाख के लिमिट के अंदर है। तो फर्स्ट चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि टोटल मिलाकर 5 लाख के अंदर है तो तीनों एग्जेम्प्ट हो जानी चाहिए। लेकिन रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आपने लास्ट ईयर भी एक एलिजिबल वाली पॉलिसी का आपने एग्जेम्पशन लिया था,
लास्ट ईयर एग्जाम्पशन लिया था तो करंट ईयर में आपको ये 1,20,000 की जो आपका प्रीमियम है उस वाली पॉलिसी का, वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, साथ में उसका प्रीमियम भी कंसिडर करना पड़ेगा उसी 5 लाख की लिमिट के अंदर। तो जरा समझो, ये जो 5 लाख की आपकी टोटल लिमिट थी, उस 5 लाख में से 1,20,000 जो है वो तो मेरी अर्लियर एग्जेम्प्ट पॉलिसी खा गई, इतना अमाउंट तो वो खा गई। उसके बाद जो मेरा बचा है 3,80,000, यही तो बचा है मेरा इन 3 पॉलिसीज के लिए। वो जो मेरी लिमिट बची है, सिर्फ इतनी लिमिट मेरे पास बची है इन 3 पॉलिसीज के लिए। तो अब मुझे ये 3 पॉलिसीज के लिए ये वाली लिमिट कम पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे तीनों चाहिए तो मुझे चाहिए 4,80,000, मेरे पास बची है सिर्फ 3,80,000। तो मेरे पास अमाउंट ऑफ प्रीमियम का लिमिट जो है वो कम पड़ी है, कम लिमिट है मेरे पास अब। तो अब इस लिमिट को मैं कैसे अप्लाई करूंगा? मैं इस लिमिट को इस तरीके से अप्लाई करूंगा कि बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, जो मेरा ज्यादा से ज्यादा मैच्योरिटी अमाउंट मेरा टैक्स से बचेगा, मुझे बेस्ट ऑप्शन देखना है। बड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है आपका, इनकम टैक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है आपका ये। तो देखो, या तो आप कॉम्बो बना सकते हो इस तरीके से कि मैंने 3 और 4 को एग्जेम्प्ट करा दिया, इसको टैक्सेबल कर दिया, या तो ये करो। या फिर 4 और 5 को एग्जेम्प्ट करा दो, इसको टैक्सेबल कर दो। या फिर 3 और 5 को एग्जेम्प्ट करा दो, इसको टैक्सेबल कर दो। तीनों तरीके से आपने चलना है, तीनों तरीके से एक एक करके। तो पहले एक लेते हैं, चलो 3 और 4 को मान लो एग्जेम्प्ट कराते हैं। तो 3 और 4 को एग्जेम्प्ट करवाने पर जो मेरी लिमिट बची थी 3,80,000 की, उसमें से मैंने कितना यूज कर लिया बताओ? इसको और इसको ऐड करो, ये हो जाएगा मेरे 2,80,000। इतने में 380 में से मैंने 280 यूज कर ली लिमिट, एंड इसकी वजह से इतना अमाउंट मेरा टैक्स का बच गया। कर इन दोनों को ऐड करो, 15 + 17 दैट इज 32 लैक्स। 32 लैक्स मैंने बचा लिए। तो पहला कॉम्बो मेरे को इतना बचा कर दे रहा है, देखो इतना बचा कर दे रहा है पहले वाला कॉम्बो, मुझे 32 लैक्स मुझे बचा कर दे रहा है। ठीक है जी, एक तो बात ये होगी हमारी। अब दूसरा जो कॉम्बो है, जस्ट सेकंड, हाँ दूसरा जो कॉम्बो है वो है मेरा 4 और 5 का। तो 4 और 5 का कॉम्बो जो है, दोनों मिलाकर मुझे 3,30,000 की मेरी लिमिट यूज करते हैं, एंड मिलाकर मुझे 40 लैक्स का अमाउंट मेरे को बचा कर दे रहे हैं। दूसरा कॉम्बो मुझे इतना बचा कर दे रहा है, ये देखो दूसरा कॉम्बो 40 लैक्स एंड 330 यूज कर रहा है। ठीक है जी। अब तीसरा कॉम्बो क्या था हमारा? 3 और 5 का था। इन दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा मेरा 350, 3,50,000 यूज करता है, एंड इसकी वजह से मेरा इन दोनों को ऐड करके 42 लैक्स बच रहा है। तो भाई तीनों ऑप्शन में मुझे सबसे बढ़िया ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3, जहां पर मैं इन दोनों को एग्जेम्प्ट करा रहा हूं, 3 और 5 को, एंड 4 को मैं टैक्सेबल करा रहा हूं। ये मेरे को बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। इस तरीके से आपने सॉल्व करके आना एग्जाम के अंदर। अगर ये आ गया तो मुझे हाई डाउट है कि आपका नहीं आएगा, सेफ फाइनल पर भी आने का चांस कम लगते हैं मुझे तो इसके। है लेकिन बढ़िया पॉइंट है वाला आपका रिच, ये काफी बढ़िया पॉइंट था आपका। चलो ठीक है जी, अब हमारा चैप्टर बस खत्म होने वाला है, 10 मिनट का रह गया बस। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इंटरेस्ट की जो इनकम होती है, हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर ली, अब हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की इनकम की। इंटरेस्ट की इनकम भी यहीं पर जाती है अदर सोर्स के अंदर। ना ही सैलरी, ना ही हाउस प्रॉपर्टी, ना ही पीजीबीपी, ना ही कैपिटल गेन, तो कहां जाएगी? तो ये जाएगी आपके अदर सोर्स हेड के अंदर। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको मिलता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जैसे मान लो आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए या किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए, तो जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा दैट इज एन इनकम फॉर यू, अदर सोर्स के अंदर जाएगा। वैसे आपने किसी को लोन दे दिया, तो लोन दिया बदले में इंटरेस्ट लिया, वो इंटरेस्ट इज एन इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ठीक है जी, ये दोनों आपका अदर सोर्स के अंदर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपका मेन बिजनेस ही किसी को लोन देना है, या आपका मेन बिजनेस ही किसी कंपनी के शेयर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, तो फिर वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका पीजीबीपी के अंदर जाएगा। राइट, तो अगर पीजीबीपी के अंदर नहीं जा रहा तो अदर सोर्स के अंदर चला जाएगा। एक चीज और, ये इनके लिए, इस इंटरेस्ट को कमाने के लिए मैंने कुछ खर्चे इनकर करे थे, क्या मुझे एज एन एक्सपेंस मिलेंगे? द आंसर इज यस, मिलेंगे। कोई भी ऐसा खर्चा आपने इनकर किया है जो कि आप पीजीबीपी के अंदर भी माइनस करते, वही वाला खर्चा यहां पर माइनस कर सकते हो। ध्यान रखना, ये वो वाले खर्चे हैं दैट आर डायरेक्टली एंड दैट आर होली एंड एक्सक्लूसिवली कनेक्टेड टू दिस इनकम। इस इनकम को कमाने के लिए जो सिर्फ आपने खर्चे इनकर किए थे, वही आप माइनस कर सकते हो बस। कोई पर्सनल नेचर का खर्चा नहीं कर सकते। ये मत सोचना अपने बच्चों के स्कूल की फीस माइनस कर दूंगा, नहीं, ऐसा मत करना। जो डायरेक्टली इसके लिए रिलेटेड है वही माइनस कर सकते हो। एक चीज और, अगर आपने किसी बैंक के साथ मान लो एफडी करवा दी, या मान लो सेविंग्स अकाउंट आपने खुलवा दिया, तो ये जो बैंक के साथ आपने एफडी करवाई है, सेविंग्स अकाउंट खुलवाया है, इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा ये भी आपके लिए अदर सोर्स के अंदर ही जाएगा। एक बात और, अगर मान लो आपको इनकम टैक्स का रिफंड आना था, रिफंड आपका लेट हो गया, तो रिफंड पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी अदर सोर्स के अंदर ही जाएगा, एंड टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। जिस साल में रिसीव होगा उस साल के अंदर टैक्सेबल किया जाएगा। जरा समझो इस चीज को क्या कह रहा हूं।
देखो इनकम टैक्स का रिफंड आता है, रिफंड इटसेल्फ इज नॉट टैक्सेबल, लेकिन रिफंड आने में अगर देरी हो गई तो इंटरेस्ट टैक्सेबल कर दिया जाता है। और कब किया जाएगा? जब आपको रिसीव होगा उस साल के अंदर ही टैक्सेबल किया जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे हमारे एक्सपेंस होते हैं जो कि हमारे हाथ में एग्जेम्प्ट कर दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जरा समझो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट किया था, तो पीपीएफ जो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बड़ी अच्छी चीज मानी जाती है इसको। देखो पीपीएफ क्या होता है? पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जो लोग बेचारे जॉब नहीं करते तो उनके लिए आरपीएफ के अंदर, एसपीएफ के अंदर कोई पैसा नहीं डालता, तो वो लोग पीपीएफ के अंदर पैसा डालते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कोई भी इसके अंदर पैसा डाल सकता है। तो इसके अंदर अगर आप पैसा डालते हो तो आपको पैसा डालते हुए 80C के अंदर आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती है। एज वेल एज जब पैसा विड्रॉ करते हो तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। एज वेल एज इस पे इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट भी आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ठीक है जी। एक चीज और, गोल्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स एंड सर्टिफिकेट पर इंटरेस्ट मिला, दैट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है जी, एक बार इसको रीड करना जल्दी से अपने आप से। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी पोस्ट ऑफिस के साथ कुछ सेविंग्स अकाउंट खुलवाया था एंड अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाया है, तो एक काम करो, जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें से 3500 पूरे साल का आप एग्जेम्प्ट करवा दो। ये पॉइंट याद रखना है। छोटा छोटा पॉइंट आपका आता है क्वेश्चन के अंदर। जो बड़ा क्वेश्चन आता है टोटल इनकम का, उसमें छोटा छोटा पॉइंट इसका आता है। वैसे ही आपने मान लो जॉइंट अकाउंट खुलवाया था, मान लो 2 लोग गए थे एक साथ खुलवाने के लिए, तो जॉइंट अकाउंट के केस में ये लिमिट बढ़कर 7000 पर एनम हो चुकी है। राइट, 7000 रुपए पर एनम तक की आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। इतने पे टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा, एक चीज और समझना, अगर मान लो आपने प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर को आपने रेंट पर दिया, तो रेंट पर दिया, अगर आप बिल्डिंग को रेंट पर देते हो, वो जो रेंट आता है वो तो आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाता है। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर को देते हो एंड आपका मेन बिजनेस नहीं है, मेन बिजनेस है तो पीजीबीपी के अंदर जाएगा, मेन बिजनेस नहीं है तो ये जाएगा अदर सोर्सेस के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। एंड जितना भी आपका इंटरेस्ट रेंट मिलेगा वो सारा का सारा यहां पर ले लो। उसमें से देखो क्या क्या मुझे कोई खर्चे की डिडक्शन मिलेगी? यस मिलेगी। कोई ऐसा खर्चा दैट इज इनकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर दिस। मैं क्लास के अंदर इसका एग्जांपल देता हूं आपको, कार का। जैसे मान लो आपने किसी को कार रेंट पर दी, कार इज अ प्लांट एंड मशीनरी, तो कार प्लांट एंड मशीनरी है, तो एक काम करो, कार पे मान लो आपको 4 लाख का पूरे साल का आपको रेंट मिला। ठीक है जी। तो उसमें आपने मान लो 20,000 के आपने रिपेयर करवा दिया, माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मान लो 15,000 के आपने इंश्योरेंस करवा दी, माइनस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मान लो 45,000 की प्लांट एंड, एक सेकेंड, 4 लाख की कार है ना, 4 लाख की कार पर 15% करो एक बारी। 4 लाख की कार का 15% अगर हम करते हैं, दैट इज 60,000। 60,000 के आपके डेप्रिसिएशन, नोशनल वाली डेप्रिसिएशन, वो भी माइनस करोगे आप यहां पर। एज वेल एज कोई और खर्चा आपने कर दिया, जैसे मान लो कुछ आपका 10-12 हजार का और खर्चा आ गया, मान लो 15,000 का और खर्चा आ गया, कोई भी एनी अदर खर्चा दैट इज डायरेक्टली इन रिलेशन टू दैट रेंटल इनकम, तो वो सब माइनस करने के बाद आपको जो इनकम बचेगी, करो एक बारी सॉल्व। 35 प्लस 60 प्लस 15, हाँ माइनस, हाँ, तो ये जाएगा 2,90,000। ये अमाउंट जाएगा अब आपका अदर सोर्स हेड के अंदर। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया। एनी एक्सपेंस दैट इज इनकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग दैट इनकम। ये सेम चीज यहां पर लास्ट में लिख रखी है कि कोई भी अदर आपको इनकम होती है, कोई भी इनकम जो कि पहले के 4 हेड में नहीं आती और टैक्सेबल भी है, तो वो चली जाएगी आपके अदर सोर्स हेड के अंदर। एंड उसके रिलेशन में कोई भी आपने खर्चा इनकर किया, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए एंड डायरेक्ट एंड होनली एंड एक्सक्लूसिवली उसके लिए होना चाहिए, तो आप वो वाला खर्चा भी माइनस कर सकते हो। कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। राइट, बस कोई सा भी खर्चा हो, होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग दैट इनकम, वो होना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखना, मैंने बोला सारे खर्चे माइनस कर सकते हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी आती है। भाई सिंपल सी बात है, आप अपने पर्सनल खर्चा थोड़ी माइनस कर सकते हो। ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि भाई आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी यहां पर माइनस कर दोगे, नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो आपके डायरेक्टली इन रिलेशन टू अर्निंग दैट इनकम नहीं है, तो कोई भी आपके पर्सनल नेचर का खर्चा है वो माइनस नहीं कर सकते। एज वेल एज मान लो आपने सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा की पेमेंट कर दी कैश, बेयर चेक, क्रॉस चेक से, तो ये वाली लाइन तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, 100 बार पढ़ चुके हैं। इसको हम पीजीबीपी के अंदर, कैपिटल गेन के अंदर, हर जगह पढ़ चुके हैं, तो वो वाला खर्चा माइनस नहीं कर सकते। एक बात और, अगर आपने किसी को पेमेंट करनी थी, आपने उसका टीडीएस काटना था, लेकिन आपने टीडीएस बिना काटे उसको पेमेंट कर दी, या फिर आपने टीडीएस काट लिया लेकिन अपने पास ही रख लिया, गवर्नमेंट को बाय द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग जमा नहीं कराया, तो अगर सामने वाला पर्सन जिसको पेमेंट करनी थी वो एक रेजिडेंट था, तो एक काम करो, 30% खर्चा माइनस मत करो, 70% ही माइनस करो। 30% खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड अगर सामने वाला पर्सन मान लो नॉन रेजिडेंट था या आउटसाइड इंडिया बैठा था, तो एक काम करो, 100% खर्चा यहां पर माइनस कर, 100% खर्चा आपको माइनस नहीं करने दिया जाएगा।
राइट, आई होप ये सारा क्लियर है। एक चीज और, अगर मान लो कैजुअल इनकम, वो विनिंग्स की इनकम, वही वाली लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, वो कमाने के लिए अगर आपने कुछ खर्चा इनकर किया, जो कोई ब्रोकरेज पे कर दी, कुछ कमीशन पे कर दी, वो भी माइनस नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड। अच्छा, लास्ट में जाते जाते कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं कि जैसे मान लो आपने कोई बड़ा ही अच्छा काम किया हमारे देश के लिए, आपको हमारे गवर्नमेंट से कुछ रिवॉर्ड मिल जाता है। मान लो गवर्नमेंट ने आपको कुछ गाड़ी दे दी, गाड़ी कि भाई गाड़ी चलाओ, या फिर मान लो गवर्नमेंट ने आपको कैश में कुछ रिवॉर्ड दे दिया, तो क्या उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेगी? भाई आपको रिवॉर्ड गवर्नमेंट ने ही दिया है, आप ही से टैक्स भी ले लेगी, तो फायदा क्या होगा? तो गवर्नमेंट अगर आपको कुछ रिवॉर्ड देती है, चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो, दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स उसके ऊपर नहीं लगता। एक बात और, अगर आपको अपनी एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए आपको कुछ स्कॉलरशिप मिलती है, तो चाहे कितनी भी अमाउंट की स्कॉलरशिप हो, चाहे किसी भी पर्सन से मिले हो, स्कॉलरशिप है ना, पढ़ने के लिए है ना, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट करा दो। हमारी गवर्नमेंट प्रमोट करती है एजुकेशन को, तो गवर्नमेंट कहती है किसी से भी हो, कितनी भी अमाउंट की हो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपका, काफी बड़े बड़े अमाउंट के लोगों को, करोड़ों करोड़ों में लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कितनी भी अमाउंट की स्कॉलरशिप हो, दैट इज 100% एग्जेम्प्ट, प्रोवाइडेड पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कवर करनी चाहिए उसने। ठीक है जी। एक चीज और, अगर मान लो कि आपके शहर में कुछ डिजास्टर वगैरह आ जाता है मान लो, और उसकी वजह से अब आपका कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से कुछ आपको कॉम्पेंसेशन मिलती है, तो वो जो कॉम्पेंसेशन है वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं करी जाती। भाई सिंपल सी बात है, एक तो आपके साथ इतना अनहोनी हो गया, आपके साथ डिजास्टर हो गया, एंड आपको कॉम्पेंसेशन दी जा रही है, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं करी जाएगी। रिच, ये था हमारा अदर सोर्स का टॉपिक। आई होप आज के रिवीजन लेक्चर आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो एक बार जरूर हमारा रेगुलर बैच भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस रिवीजन लेक्चर के अंदर कुछ भी डाउट वगैरह आता है, आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। राइट, नीचे मेरा आपको नंबर भी दिख जाएगा, मेरे नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है, एनीथिंग, कोई भी डाउट आता है, आप इस वाले नंबर पे मुझे पूछ लिया करो, व्हाट्सएप कर देना, सारे के सारे डाउट हम आपके यहाँ पर क्लियर कर देंगे। राइट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।